नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट तो डिस्कस कर लिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग पहला पार्ट में समझे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, और चैप्टर वन में हम लोग समझे कि इकोनॉमी का हालत क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी का और इंडियन इकोनॉमी का। फिर देखें कि फाइनेंशियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर का क्या स्थिति है हमारे देश के अंदर। फिर अगला देखें कि हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। फिर चैप्टर फोर में देखें कि इन्फ्लेशन का क्या हालत है। फिर चैप्टर 5 में देखें कि हम लोग मीडियम टर्म में कहाँ पर जाना चाहते हैं, क्या हमारा आउटलुक है, क्या हमारा नजरिया है। फिर चैप्टर 6 में हम लोग देखें कि हम लोग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर हम लोग का किस तरह से ग्रो किया। फिर बात करेंगे सर्विस सेक्टर किस तरह से काम किया। फिर हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद जब ये तीनों हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का क्या हालत है। और फिर देखेंगे कि सोशल सेक्टर किस तरह से हम लोग का ग्रो कर रहा है, और सोशल सेक्टर में हम लोग किस तरह से ग्रो करना है। ठीक है, इसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेंगे। और फिर आखिरी में बात करेंगे लेबर इन एआई एरा। जब एआई आ गया है तो लेबर का क्या स्थिति हो गया है। इतना हम लोग कर लेंगे, हमारा ये डन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? या इंडस्ट्रियल सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो हम लोग का ग्रो करने वाला है 6.2% इन FY25। फाइनेंशियल 25 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 6.2% से ग्रो करने वाला है। ये अच्छी बात है। और इसका मेन कारण होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेन कारण होगा इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन। इंडिया जो है अभी ग्लोबल शेयर का सिर्फ 2.8% ही होल्ड करता है, जबकि जो चाइना है वो 28.8% होल्ड करता है। और यहाँ से हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो करने के लिए बहुत स्कोप है, हम लोग को करना भी चाहिए। ठीक है, चाइना इतना आगे बढ़ गया है, हम लोग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि FY30 तक ना हम लोग चाइना के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमी बनेंगे। पहला यूएसए, दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया बनेगा। ठीक है, कोर इनपुट इंडस्ट्री और की इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये दो चीजें। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात कर रहे हैं ना, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कुछ कोर इनपुट इंडस्ट्री होता है, जैसे कि सीमेंट, स्टील, पेट्रोकेमिकल, कैपिटल गुड्स। ये सब ऐसा इंडस्ट्री होता है जैसे जो कि हम लोग का कोर इनपुट दे रहा है, एक्चुअली में रॉ मटेरियल दे रहा है, ताकि हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में बाकी सामान बना सकें। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकें, इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकें, क्या टेक्सटाइल सेक्टर में आगे बढ़ सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर कैपिटल गुड्स। जब तक कैपिटल गुड्स बनेगा नहीं, मतलब मशीनें नहीं आया, मशीन नहीं आएगा, टेक्सटाइल कहाँ से आएगा। अगर मशीन ही नहीं आया तो आपका मोबाइल कहाँ से बनेगा। अगर मशीन ही नहीं आया तो कार कहाँ से बनेगा। तो कुछ कोर इनपुट इंडस्ट्री होता है जो कि एक बेस बना रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कोर इनपुट इंडस्ट्री होता है वो एक बेस बनाता है, और फिर हम लोग का की इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है। तो पहले देखते हैं हम लोग ये कोर इनपुट इंडस्ट्रीज को। इसके अंदर सीमेंट का बात करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीमेंट का बात करते हैं। सीमेंट का क्या है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली विथ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ 290 केजी। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि सीमेंट में इंडिया कितना लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट। तो आपका आंसर होगा सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन कितना करता है सीमेंट? 290 केजी करता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि सब कोई पढ़ के जाएगा सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली, ये कोई नहीं पढ़ के जाएगा कि पर कैपिटा कंजम्पशन कितना करता है इंडिया। 290 केजी करता है पर कैपिटा कंजम्पशन, लेकिन ग्लोबल एवरेज जो है वो 540 केजी है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। पीछे नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास स्कोप है कि हम लोग और काम करना है। ठीक है, आपका मान लो कि अभी स्कोर जो है ना वो कट ऑफ से 4 नंबर कम आ रहा है, तो क्या ये आप फेल हो रहे हैं? नहीं नहीं, फेल नहीं हो रहे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा आप तैयारी करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। वही यहाँ पर भी हो रहा है। सीमेंट वाले जो सेक्टर है हमारा, वहां पर हम लोग सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है ग्लोबली, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 290 केजी है, और ग्लोबल एवरेज कितना है? 540 केजी। तो हम लोग के पास अभी इतना ये है, क्या उसको बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग और भी ग्रो कर सकते हैं। स्टील का बात करते हैं। स्टील डिमांड इज ड्रिवन बाय ग्रोथ इन एंड यूजर सेक्टर। जो एंड यूजर सेक्टर है जहां पर स्टील का इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्टील का काम होता है, तो वो सेक्टर ग्रो करता है तो ऑटोमेटिकली स्टील सेक्टर का डिमांड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी स्टील का डिमांड बढ़ गया है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इंडिया इज a net importer relying on imports for about 45% of petrochemical intermediates। देखो क्या होता है, जो नेचुरल गैस होता है और पेट्रोल होता है, तो उससे कुछ केमिकल निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। वो जो पेट्रोकेमिकल है ना, वो पेट्रोकेमिकल बहुत जरूरी होता है प्लास्टिक बनाने के लिए, टेक्सटाइल बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, ठीक है, और कपड़ा बनाने के लिए। तो वही हम लोग बोल रहे हैं, जो पेट्रोकेमिकल है ना, वो एक तरह का रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट है। वो इंटरमीडिएट जो है ना हम लोग हमारे देश में नहीं बनाते,
उसका हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, नेट इम्पोर्टर है इंडिया। और कितना करते हैं, 45% ऑफ पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, जितना भी पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स है, रॉ मटेरियल है, उसका 45% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। कैपिटल गुड्स का बात करते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजी गैप दिस सेक्टर इम्पोर्ट्स एडवांस मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देखो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसा मशीन जो कि बाकी एसेट को बना रहा हो, ऐसा मशीन जो आपका गुड्स बना रहा हो, सामान बना रहा हो, जैसे कि कपड़ा बना रहा है, कपड़ा बनाने वाला मशीन, बोतल बनाने वाला मशीन, ठीक है, ग्लास बनाने वाला मशीन, तो ये सब मशीन होता है कैपिटल गुड्स। अभी हम लोग का टेक्नोलॉजी गैप हो गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पीछे हो गए हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके लिए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेकर के आया है, प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना हम लोग जितना भी हम लोग के पास मतलब नॉलेज है, वो नॉलेज को इकट्ठा करके हम लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी गैप को खत्म कर सके। जैसे हमारे पास एआई का नॉलेज है, ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास मशीन लर्निंग का नॉलेज है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, तो हम लोग सब कुछ को मिला करके जुगाड़ करके हम लोग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री 4.0 स्थापित करना चाहते हैं। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब होता है कि आप एआई, एमएल, आईओटी ये सब का इस्तेमाल करके अपना कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है, इसका असेंबली लाइन क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये सब करने की वजह से हम लोग का क्या होगा ना कि हम लोग का समर्थ उद्योग सेंटर बनेगा। समर्थ का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब उद्योग सेंटर। ये जो समर्थ उद्योग सेंटर है, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में खुलेगा, और वहाँ इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स होंगे, स्किल्ड स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, जो रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग समर्थ उद्योग सेंटर बना रहे हैं, ताकि जो कैपिटल गुड्स है, मशीन बनाने का प्रक्रिया है, वो हम लोग अपने देश में ही चालू कर सके, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा सके। तो ये हो गया हमारा कोर इनपुट इंडस्ट्री। अब बात करते हैं की इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। ऑटोमोबाइल का मतलब जो कार बार आप देख रहे हैं, है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद डोमेस्टिक सेल्स राइजिंग बाय 12.5% इन FY 24। तो यहाँ पर आप देखो कि डोमेस्टिक सेल बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सेल बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगा, और ये ग्रो कर रहा है। ये जो इंडस्ट्री है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और कंट्रीब्यूटर है जीडीपी के अंदर, ठीक है। चलो बढ़िया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समझ गए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करते हैं। हम लोग जो है ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत सारा बनाते हैं, और ये हम लोग का ग्रो हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो हम लोग का ग्रो कर रहा है 17.5% CAGR के साथ, ठीक है, फ्रॉम FY 15 to FY 24। अभी जो है ना इंडिया 99% ऑफ इट्स स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करता है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इसका इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो गया है। देखो हम लोग भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन नहीं बन रहा है, इंडिया के अंदर स्मार्टफोन असेंबली बन रहा है, मतलब असेंबली हो रहा है, सारा रॉ मटेरियल में लेकर के आते हैं और फिर असेंबली कर देते हैं। अगर 99% स्मार्टफोन इंडिया में ही बनता, तो फिर हम लोग का माइक्रोमैक्स आगे रहता, लावा आगे रहता, ये Xiaomi आगे नहीं रहता, और ओप्पो और वीवो और रियलमी ये आगे नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, मोस्टली मोबाइल फोन जो है उसका असेंबली इंडिया में होता है। तो इंडिया में जब असेंबली होता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वहाँ यहाँ आ जाता है, फिर असेंबली होता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया नाउ मैन्युफैक्चर्स 99% ऑफ इट्स स्मार्टफोन्स, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ठीक बा। टेक्सटाइल का बात करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना वो बहुत बूमिंग सेक्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी टेक्सटाइल सेक्टर को जरूर इंक्लूड करना है। टेक्सटाइल सेक्टर का मतलब हो गया कपड़ा, ठीक है। दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 11% टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग जीबीए। देखो जितना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक्चुअली में, तो उसका 11% मैन्युफैक्चरिंग जो है हम लोग का कहीं ना कहीं इसी सेक्टर से आता है, टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। जूट प्रोड्यूसर में हम लोग 1 नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं जूट प्रोडक्शन के अंदर। तो हम लोग फर्स्ट है जूट प्रोड्यूसिंग में, ठीक है। सेकंड है हम लोग कॉटन प्रोड्यूसिंग में, सिल्क प्रोड्यूसिंग में, और मैनमेड फाइबर्स के अंदर। इसके बाद हम लोग 6th रैंक में आते हैं इन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल। ग्लोबल ट्रेड में हमारा 4% शेयर है, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल में हम लोग 5th रैंक में आते हैं, ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल का क्या मतलब होता है, टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब कि ऐसा कपड़ा जो कि आप पहनने के लिए और डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे कि आप बैंडेज, तो बैंडेज जो इस्तेमाल करते हैं वो बैंडेज का कपड़ा वो इंडिया में बनता है बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद फिर मैट्रेस का कवर जो होता है वो कहाँ बनता है, वो इंडिया के अंदर बनता है। पैराशूट कहाँ बनता है, वो इंडिया के अंदर बनता है। पीपीई किट का जो कपड़ा होता है वो सब क्या है कि डेकोरेशन के लिए नहीं पहन रहे हैं, और आप ऐसे नॉर्मली पहन नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। उसके बाद फिर वर्दी, वर्दी भी जो होता है वो टेक्निकल टेक्सटाइल एक तरह से, नॉर्मल डिजाइनिंग के लिए या फिर आप फैशन के लिए नहीं पहनते उसको। तो इंडिया उसमें 5th रैंक में आता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो जो भी मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है,
प्लस यहाँ पर मैं कुछ और भी सेक्टर को अंडरलाइन कर दूंगा, उसको भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल का बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ना इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली हो गया है बाय वॉल्यूम, यानी कितना नंबर ऑफ मेडिसिन यहाँ पर बनता है उस आधार पे इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट बन गया है इन द वर्ल्ड। टोटल एनुअल टर्नओवर जो है FY24 में हम लोग का 4.17 लाख करोड़ था, ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 10.1% इन लास्ट 5 ईयर्स। ठीक। एमएसएमई सेक्टर का बात करते हैं। एमएसएमई सेक्टर में क्या हाल है? एमएसएमई सेक्टर हम लोग का बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है और हम लोग चाहते हैं कि और ग्रो करवाए, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लेकर के आया है। एक है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, एक है एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एमएसएमई का कुछ इक्विटी को हम लोग खरीदेंगे और उसके बदले में उसको पैसा देंगे, ठीक है। सरकार सरकार ऐसा करेगा, तो इससे क्या होगा कि एमएसएमई को पैसा ज़्यादा मिलेगा। जब एमएसएमई को पैसा ज़्यादा मिलने लगेगा ना, तो वो आगे और एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, और एमएसएमई ग्रो करेगा तो हम लोग का मिडिल स्टैंड अच्छा हो जाएगा। मिडिल स्टैंड अच्छा हो जाएगा तो हमारा देश और ग्रो कर पाएगा। ओके, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इसके अंदर हम लोग का कॉर्पस है 50,000 करोड़ का, पूछ सकते हैं। इसके बाद है एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है ना, हम लोग ऐसा ऐसा क्लस्टर बना रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा एमएसएमई आकर के काम कर पाएगा। तो अगर वैसा क्लस्टर बनाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, उसी क्लस्टर के अंदर हम लोग ऐसा ऐसा मशीन भी वहां पर सेटअप करके रखेंगे जो कि बाकी एमएसएमई को एक साथ हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कपड़ा टेस्टिंग का एक मशीन है, बहुत महंगा आता है, तो वहां पर जो क्लस्टर है वो क्लस्टर में हम दो ऐसा मशीन रख दिए हैं जो कि कपड़ा टेस्ट करता है। तो कोई भी आदमी जाकर के सीधा कपड़ा टेस्ट करवा सकता है, उसको अलग से उस मशीन को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सारा क्लस्टर के लिए वहां पर ऑलरेडी रखा हुआ है, रेंट देगा और करा के लिए आएगा, है ना, ये सिंपल है। इसके बाद रीजनल इंडस्ट्रियल पैटर्न, ठीक है। टॉप 4 स्टेट्स जो है वो 43% ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू होल्ड करता है। टॉप 4 स्टेट्स कौन कौन सा है? जीएमटी टी के जीएमटी के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। गुजरात भी बड़ा है, महाराष्ट्र भी बड़ा है, कर्नाटका भी बड़ा है, तमिलनाडु भी बड़ा है। तो बड़ा बड़ा स्टेट जो है वो एक्चुअली में बड़ा होल्ड कर रहा है इंडस्ट्रियल वैल्यू। ओके, चलो अब हम लोग समराइज करते हैं ना, इस पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। तो इंडस्ट्री हम लोग समझ रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स। बिजनेस के अंदर रिफॉर्म्स लेकर के आओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बूम करेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग ने देखा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 6.2% के हिसाब से ग्रो करने वाला है FY25 के अंदर, और ये मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाला है। इंडिया जो है अभी ग्लोबल शेयर में, अगर मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ देखा जाए तो 2.8% ग्लोबल शेयर होल्ड करता है, एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना कितना करता है? 28.8%। तो यहाँ पर हमारा ग्रोथ पोटेंशियल है, हम लोग और ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर दो सेक्टर देखे, एक देखे कोर इनपुट सेक्टर और एक देखे इंडस्ट्रियल सेक्टर। कोर इनपुट इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्री जो कि बेस बनाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। बेस कौन बनाता है? कैपिटल गुड्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, स्टील और सीमेंट। तो पहले ये देखते हैं, सीमेंट का केस में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली सीमेंट का। इसका पर कैपिटा कंजम्पशन जो है 290 kg है, एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज 540 kg। तो मतलब ग्लोबल एवरेज है 540 kg और इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 290 kg। तो यहाँ पर हमारा ग्रोथ पोटेंशियल है। स्टील की बात करें तो स्टील का डिमांड भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि एंड यूजर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर स्टील इस्तेमाल होता है ऐसे सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह से स्टील सेक्टर भी बढ़ रहा है, स्टील का डिमांड भी बढ़ रहा है। तीसरा, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इस सेक्टर के अंदर हम लोग जो है नेट इंपोर्टर है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है कि देखो जो पेट्रोल होता है, नेचुरल गैस होता है, इससे बहुत सारा केमिकल बनता है। वो जो केमिकल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। वो जो केमिकल बनता है उसी के माध्यम से हमारा टेक्सटाइल भी बनता है, उसी के माध्यम से बहुत सारा हम लोग का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनता है, ऑटोमोबाइल का सामान बनता है, कंपोनेंट बनता है। तो वो जो पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स का हम लोग 45% इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग नेट इंपोर्टर हैं और हम लोग इंपोर्ट पर रिलाई करते हैं, ये हमारा अच्छा बात नहीं है। कैपिटल गुड्स का बात करते हैं। कैपिटल गुड्स में हम लोग का टेक्नोलॉजी गैप्स है जिसके वजह से हम लोग जो है इंपोर्ट करना पड़ता है मशीन्स को। तो कैपिटल गुड्स को भी हम लोग मशीन मतलब मंगाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हम लोग एडवांस मशीन को मंगाते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग कर सके, ये अच्छी बात नहीं है। अभी फिलहाल तो हम लोग सुपर कंप्यूटर एक बनाए हैं, ये भी पहले हम लोग बाहर से मंगाते थे। उस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम रुद्र, याद होगा आपको, हम लोग पीआईबी में पढ़े थे। तो कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजी गैप्स की वजह से ये सेक्टर है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है एडवांस मशीन ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इसीलिए सरकार चाहता है कि हम लोग बाहर से क्यों मंगा रहे हैं भाई, क्यों मंगा रहे हैं हम लोग बाहर से? हमारे पास क्या नहीं है? तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास रिसर्च का वो सिस्टम नहीं बना हुआ है, ठीक है। हमारा जो ब्रिलियंट माइंड है ना,
वो एसएससी का तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, वो आरबीआई की तैयारी कर रहा है। तो हम लोग इनोवेशन में, रिसर्च में हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोग रिसर्च में, इनोवेशन में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, पोटेंशियल कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं और इंडस्ट्री 4.0 को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ना, हम लोग एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, ये सब का इस्तेमाल करके, रोबोटिक्स, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, और ताकि हम लोग का जो इंडस्ट्री है उसमें हम लोग कैपिटल गुड्स बना पाए। ठीक है। साथ में हम लोग समर्थ उद्योग सेंटर भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में खोलना चाहते हैं, जहां पर रिसर्च और इनोवेशन पे काम किया जाएगा। समर्थ का फुल फॉर्म आप याद रखना, स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। ठीक है। ये तो हो गया हमारा कोर इनपुट इंडस्ट्री। की इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग ने देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक सेल्स है वो 12.5% के बढ़ रहा है। और 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, हम लोग का 12.5% डोमेस्टिक सेल्स बढ़ा था। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स इन जीडीपी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, विथ ए सीएजीआर ऑफ 17.5% फ्रॉम FY15 टू FY24। अभी जो है इंडिया 99% ऑफ द स्मार्टफोन खुद बनाता है इंडिया के अंदर। इसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो गया। यहाँ पर इंडिया जो है 99% ऑफ इट स्मार्टफोन अपने यहाँ पर बनाता है, बनाता नहीं है, यहाँ पर असेंबली करता है। जो हमारा कंपोनेंट है वो तो कहीं और से आता है और इंडिया में असेंबली होता है, और फिर जाकर के वो पूरा मोबाइल बनता है। नहीं तो अगर इंडिया में ही बन रहा होता तो लावा, माइक्रोमैक्स, ये सब आगे बढ़ रहा होता, ना कि साउमी और रेडमी और वो सब। ठीक है, सैमसंग वगैरह। ठीक। टेक्सटाइल का बात करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा इंडिया का बूमिंग सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये 11% कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग जीबी। ठीक है। साथ में जूट प्रोड्यूसर में इंडिया नंबर 1 पे आता है। कॉटन प्रोड्यूसर में इंडिया 2 नंबर पे आता है। ठीक है, कॉटन प्रोड्यूसर, सिल्क प्रोड्यूसर, इसमें 2 नंबर पे आता है। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करने में इंडिया 6th रैंक में आता है। ग्लोबल ट्रेड में 4% शेयर रखा है इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर इंडिया 5th रैंक में आता है। फार्मास्यूटिकल्स का बात करते हैं। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 3rd लार्जेस्ट है ग्लोबली बाय वॉल्यूम, यानी कितना नंबर ऑफ हम लोग मेडिसिन बनाते हैं उसमें 3rd लार्जेस्ट में हम लोग आते हैं। एनुअल टर्नओवर जो है हमारा 4.17 लाख करोड़ है, जो कि 10.1% से ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा वो हाईली वाइब्रेंट सेक्टर है। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी जाकर के हमारा देश एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। इसके लिए हम लोग 2 फंड लेकर के आए हैं और 2 प्रोग्राम लेकर के आए हैं इनफैक्ट। एक है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड और दूसरा है एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एक हम लोग बहुत सारे एमएसएमई को एक जगह लेकर के आए हैं, एक क्लस्टर बना दिए हैं और वहां पर उन क्लस्टर को सर्विसेज देने के लिए बहुत सारा मशीन लेकर के आए हैं, इंपोर्ट करे हैं। वो मशीन ऐसा है कि जो एमएसएमई है ना वो लोग मंगा नहीं सकता था, इंडिविजुअली नहीं मंगा सकता क्योंकि महंगा है। सरकार मंगा के रख दिया है, वो सारा क्लस्टर जो है उस मशीन का इस्तेमाल कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एमएसएमई का इक्विटी खरीदेंगे, उसके बदले में उसको अच्छा खासा पैसा देंगे। तो जब एमएसएमई को पैसा मिलेगा तो आगे एक्सपेंड करेगा, तो रिसर्च पे काम करेगा और ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा तो हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए चैप्टर 7 के अंदर। चैप्टर 7 थैलाफोरेटिज्म। ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। देखो, सर्विस सेक्टर हमारे देश में बूमिंग इंडस्ट्री है। सर्विस सेक्टर हमारा देश का एक गौरव है। ठीक है, देखते हैं इसको। सर्विस सेक्टर जो है इसका शेयर इन जीबीए 50.6% है FY14 में, जो कि बढ़ के हुआ है 55.3% इन FY25। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है यहाँ पे। तो आप समझो कि जो हमारा जीवीए है, ठीक है, कि मतलब हम लोग कितना वैल्यू ऐड किए हैं, उसके अंदर सर्विस सेक्टर का 50% से भी ज्यादा शेयर है। ये बहुत बड़ा बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है वो 7th है इन सर्विस एक्सपोर्ट। देखो, यहाँ पर भी 7 नंबर है, मैजिकल नंबर। तो इंडिया का ग्लोबल रैंक सर्विस सेक्टर में कितना है, 7th नंबर पे है। और टोटल हम लोग ग्लोबल कितना शेयर होल्ड करते हैं, 4.3%, यानी ग्लोबली जितना भी हम लोग का एक्सपोर्ट हो रहा होता है 4.3% हम ही लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं सर्विस का। ठीक है, ग्रोथ रेट का बात करते हैं। ग्रोथ रेट में भी इंडिया जो है, इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। इंडिया इज अमॉन्ग टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन FY25। ठीक है, प्री पैंडेमिक ईयर्स में 8% हमारा ग्रोथ रेट था और पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में 8.3% हमारा ग्रोथ रेट हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो अप्रॉक्स 30% ऑफ द वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस को देखते हैं तो ये 12.8% से ग्रो किया है लास्ट 10 ईयर्स में, FY13 से लेकर के FY23 तक। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओवरऑल जीबीए है इसमें
इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 6.3% से बढ़ करके 10.9% बढ़ गया है। मैंने बोला ना कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस मतलब कि वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बाद फिर ऐप डेवलपमेंट, ये हो गया कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा ओवरऑल जीबीए में भी इसका शेयर बढ़ा है और ये ग्रो भी किया है 12.8% से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर ही आता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रांसपोर्ट जीबीए में। कितना? 78% है। रेलवे जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है ग्लोबली। पैसेंजर ट्रैफिक जो है 8% से ग्रो किया है और रिवेन्यू फ्रेट जो है वो 5.2% से ग्रो किया है FY24 के अंदर। इसके बाद एविएशन का बात करते हैं। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट ग्लोबली, ठीक है। टूरिज्म का बात करते हैं। तो टूरिज्म जो है वो कंट्रीब्यूट किया है 5% टू जीडीपी, प्री पेंडेमिक लेवल के जैसा FY23, ठीक। मतलब प्री पेंडेमिक लेवल पे भी टूरिज्म अच्छा ग्रो करता था, मतलब कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन जब से कोविड आया है तो टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ा है ना बहुत। लेकिन वापस से हम लोग प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच गए हैं, ये बताना चाह रहा है। इसके बाद स्टेट वाइज सर्विस सेक्टर शेयर। यहाँ पर कह रहा है कि अगर सारे स्टेट्स को देखा जाए तो सर्विस सेक्टर में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, मुंबई एंड बैंगलोर, है ना। तो ये लोग जो है 25% से ज्यादा मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो सर्विस सेक्टर जीबीए में कितना शेयर रखता है? 55%, यानी जितना भी जीबीए है 55% जो है वो सर्विस सेक्टर का जीबीए है। सर्विस सेक्टर ने उतना वैल्यू ऐड किया है। तो जितना भी ऐड किया है सर्विस सेक्टर ने, उस एडिशन में कितना परसेंटेज कौन सा स्टेट होल्ड करता है? 25% ज्यादा जो है ना वो कर्नाटका और महाराष्ट्र ही होल्ड करता है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद कहा कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, अगर सबको ले लिया जाए तो 50% से ज्यादा टोटल सर्विस जीबीआई इन्हीं स्टेट से आता है। ये अच्छा न्यूज है? नहीं, ये अच्छा न्यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा न्यूज तो तब होता है जब हम लोग और भी स्टेट का यहाँ पर ले रहे होते हैं। यहाँ पर क्या मालूम चला? इनइक्वालिटी मालूम चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ समरी दिया गया है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए अलग अलग सर्विस में और ग्रो करने के लिए, ठीक है। पहला डिफेंड, जो हमारा प्रेजेंस है, ऑलरेडी जो हम लोग अपना नाम कमाए हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, उसको डिफेंड करना है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं ग्लोबली, तो वहां पर हम लोग R&D करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, अपस्किलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब करके हम लोग अपने आप अपना पोजीशन जो है डिफेंड कर पाएंगे। दूसरा प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर जो है हम लोग कंसल्टिंग करेंगे, इंजीनियरिंग का सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ग्लोबल मार्केट एक्सेस को छुएंगे। तो ये हम लोग डिफेंड कर रहे हैं एक तरह से। इसके बाद हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, ऐसा एरिया जहां पर हम लोग का ग्रोथ पॉसिबिलिटी है और हम लोग अभी तक ग्रो नहीं कर पाए, वैसा एरियाज में फिर एक्सेलरेट मारेंगे, है ना, एक्सेलरेट मारेंगे। स्टिमुलेट सेक्टर्स आउटपेस ग्लोबल ग्रोथ, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि फिनटेक, डिजिटल सर्विसेज, इसको आगे बढ़ाएंगे। ट्रेड एंड रिपेयर पे काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट पे काम करेंगे। ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इनोवेशन और ग्लोबल रीच पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ट्रैवल में क्या करेंगे, हेल्थ में क्या करेंगे और पर्सनल कल्चरल रिक्रिएशनल सर्विसेज में क्या करेंगे, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद अनटैप्ड, इंक्रीज मार्केट शेयर, इंश्योर एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसा एरिया जहां पर हम लोग अनटैप्ड है, मतलब वो एरिया का हम लोग अभी तक नहीं छू पाए हैं, तो उस एरिया को भी हम लोग देखेंगे। तो मतलब यहाँ पर देखो सबसे पहले डिफेंड किए, जो पोजीशन है वही ना लूट जाए, जो है उसको तो कम से कम बचा लो। तो पहले उसको बचा लिए, फिर अब उसको बचा लिए तब एक्सेलरेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़े, फिर ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। अपना जो सर्विसेज हम लोग देते हैं और अलग अलग तरह का सर्विसेज दो, जैसे कि टूरिज्म दे रहे हैं तो प्रीमियम टूरिज्म दो, ठीक है। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म दो, सस्टेनेबिलिटी को भी ऐड कर दो, ठीक है। वेलनेस टूरिज्म भी ऐड कर दो, मतलब थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म करो चीजों को, ठीक है। और फिर लास्ट में अनटैप्ड मार्केट को भी पकड़ो, ठीक है। जैसे कि ऑडियो विजुअल रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ पर आप कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म लोकलाइजेशन कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हैं, जहाँ पर आप 5G, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट, ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब मतलब काम कर रहे हैं। अलग से भी आप अनटैप्ड एरियाज को भी छू रहे हैं। तो ये है समरी ऑफ स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्विस सेक्टर। इसको भी समराइज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो सर्विस सेक्टर का बात कर रहे थे। सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत हमारा प्राइड है, जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जीवीए है, उसके अंदर सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ गया है। अभी कितना है? 55.3% है FY25 में। FY14 में यानी कि आज से 10 साल पहले कितना था? 50.6% था। इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर वो कितना है? 7th है। साला फॉर रीजन,
और ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया जो है सर्विस सेक्टर के अंदर 4.3% शेयर होल्ड करता है, ठीक है, 4.3% शेयर होल्ड करता है। ग्रोथ का बात करते हैं तो प्री पैंडेमिक ईयर्स में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ 8% था और पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में 8.3% हो गया है इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू 25। इंडिया जो है अभी भी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ में टॉप 5 में आता है। तो इंडिया इज अमंग टॉप 5 कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन FY 25। एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो अप्रॉक्स 30% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो एम्प्लॉयड है इन सर्विस सेक्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बात करते हैं, रेलवे जो है वो 4th लार्जेस्ट नेटवर्क के साथ है हमारा पूरे दुनिया में, पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट का बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट हमारा ऐसा सेक्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जीबीए में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कितना 78% कंट्रीब्यूट करता है। एविएशन सेक्टर को देखा जाए तो इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक, ग्लोबली। टूरिज्म का बात करते हैं, टूरिज्म में जो है ना इंडिया जो है वापस से 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर। पेंडेमिक की वजह से ये कम हो गया था, वापस से हम लोग उसमें ग्रोथ कर रहे हैं। तो FY 23 में देखा गया है कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो 5% कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी। अब स्टेट वाइज सर्विस सेक्टर का शेयर का बात करते हैं कि सर्विस सेक्टर तो हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि जो सर्विस हम लोग दे रहे हैं तो सर्विस का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो अगर स्टेट में देखा जाए तो कौन कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो नॉर्मली जीबीए में सर्विस सेक्टर का कितना शेयर है, 55%। इस 55% में 25% है, मतलब 55% का 25% जो है उससे ज्यादा कर्नाटका और महाराष्ट्र से आता है। मतलब जितना भी हम लोग का सर्विस सेक्टर का काम हो रहा है 25% से ज्यादा सिर्फ कर्नाटका और महाराष्ट्र में हो रहा है, यहाँ पर ही मुंबई और बैंगलोर आता है। इसके बाद अगर हम लोग कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात और यूपी को ले लें तो 50% ऑफ द टोटल सर्विस जीबीए यहीं से आता है। इसके बाद हम लोग देखें कि सर्विस सेक्टर को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, तो 4 काम दिया गया है, पूछ सकता है। डिफेंड करो, एक्सेलरेट करो, ट्रांसफॉर्म करो और अनटैप्ड एरियाज को पकड़ो। डिफेंड मतलब कि जो पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है उसको डिफेंड करो, स्ट्रॉन्ग उसमें बने रहो, वो अपना पोजीशन लूज मत करो। एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट में आप क्या करोगे, और भी नया नया चीज मतलब आगे बढ़ाओगे। जैसे कि हम लोग ना कुछ चीज में पीछे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग क्या चीजें पीछे हैं, टूरिज्म सेक्टर में और पीछे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो जो जो सेक्टर में हम लोग पीछे हैं वो आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, ग्लोबल लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग का कम है, तो उस पर आगे बढ़ेंगे। तो एक्सेलरेट करो, ऐसे सेक्टर को पकड़ो जो और एक्सेलरेट कर सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म करो, जो भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस को इनोवेट करो, अलग तरीके से उसका सर्विस दो ताकि ग्लोबल रीच हो सके और ग्लोबल में हम लोग का नाम बढ़ सके। और लास्ट में कोई अनटैप्ड मार्केट है, अनटैप्ड एरियाज है, तो वहां पर हम लोग टैप करो, ठीक है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्विस सेक्टर। अब बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का। कल जैसा आज हम लोग मजाक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग बताना कि आपको मजाक के साथ अच्छा लगता है या बिना मजाक के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दोनों कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मजाक से इसलिए करता हूँ ना कि आपको चीज याद हो जाए, लेकिन बाद में मैं अपना वीडियो देखता हूँ ना फिर शर्म आता है मुझे कि मतलब ठीक है चलो यार, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आज क्या हुआ कि मैं सो गया, ठीक है, अभी सो गया, सो के उठा हूँ तो मेरा दिमाग जो है ना वो बहुत कुछ नहीं सोच रहा है, वो आधा चीज जो सोचने वाला था उसको ब्लॉक कर दिया है। दिन में जब आप सोते हो ना तो ऐसा ही होता है आपके साथ। तो आप जब नैप लोगे, 1 घंटे का नैप ले लो या 1.5 घंटे का नैप ले लो तो ज्यादा हो जाता है। ऐसा तो नैप लेना चाहिए 30 मिनट्स का, लेकिन मैं ज्यादा सो जाता हूँ, रात में सोता नहीं हूँ मैं तो मैं ज्यादा सो जाता हूँ। तो मेरा दिमाग का जो होता नहीं है, मतलब अगर 100 चीज सोच रहा है तो तुरंत कट हो जाता है और सिर्फ 20 चीज ही सोच पाता है। तो बहुत फोकस होकर काम कर सकते हैं। चलो अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, ये बोल के भी टाइम वेस्ट कर दिया। चलो आगे करते हैं। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा इकोनॉमी का बैकबोन है। जॉब और इनकम यहाँ से बहुत लोगों को मिलता है, ठीक है। अप्रॉक्स 16% ऑफ टोटल जीडीपी जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, लेकिन 46% इंडियंस जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं फॉर लाइवलीहुड। ये अच्छी बात नहीं है। देखो, टोटल जीडीपी का 16% जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, लेकिन कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, 46% इंडियंस लगे हुए हैं, पूरा हाफ ऑफ द इंडियंस उसी में लगा हुआ है। और एक्चुअल में हम लोग सर्विस सेक्टर में 55% के करीब ग्रॉस वैल्यू ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा लोग नहीं आ रहा है काम करने, सिर्फ 30% ही वर्कफोर्स है यहाँ पर। मतलब 30% वर्कफोर्स मिलकर के 55% जीबीए का बना दे रहा है। और यहाँ पर आप देखो 46% इंडियंस जो है वो सिर्फ 16% ऑफ जीडीपी ही बना पा रहा है। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग बहुत सारे यहाँ पर हैं काम करने के लिए,
यहाँ जॉब भी मिलता है लोगों को और यहाँ पर इनकम भी मिलता है, लेकिन कम मिलता है ना। एवरेज ग्रोथ का बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर 23 का बात करें तो 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 सालों में एवरेज ग्रोथ रहा है 5%। ठीक है, बट इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 इट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट ऑफ 3.5% ओनली। तो बहुत कम ग्रोथ रेट हुआ। ये जो ग्रोथ हो रहा है, जो भी हो रहा है ग्रोथ, ये किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ अनाज की वजह से नहीं हो रहा है, फिशरीज सेक्टर की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, और लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर भी हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ नहीं है, एग्रीकल्चर है अलाइड सेक्टर है ना। तो अलाइड सेक्टर के अंदर फिशरी सेक्टर भी आ जाता है, लाइफ स्टॉक सेक्टर भी आ जाता है। तो ये फिशरी सेक्टर है ना, ये हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका सीएजीआर देखो आप, 8.7% का सीएजीआर के साथ ये ग्रो कर रहा है फिशरी सेक्टर। यहीं से आपको मालूम चल जाएगा कि जब फिशरी सेक्टर ग्रो कर रहा है और लाइफ स्टॉक सेक्टर भी ग्रो कर रहा है 8% का रेट से, तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा। ठीक है, क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे देश में। इंडिया अकाउंट्स फॉर 11.6% ऑफ वर्ल्ड टोटल आउटपुट। यानी दुनिया का जितना भी आउटपुट होता है, जितना भी बनता है एग्रीकल्चर का आउटपुट, उसमें इंडिया जो है 11.6% होल्ड करता है। बहुत बड़ा ये नंबर है। बट द क्रॉप यील्ड्स आर मच लोअर देन द अदर टॉप प्रोड्यूसर। यहाँ पर जो हमारा यील्ड है ना, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर टॉप प्रोड्यूसर। यहाँ पर हम लोग मान लो कि 5 गो बीज दे रहे हैं, तो बस इतना ही उग रहा है। ठीक है, इतना ही हम लोग का फसल उग रहा है, इतना ही प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं, इतना सारा। लेकिन यही मान लो कि दूसरा देश जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर यही 3 गो ही सीड्स देता है, लेकिन उसका बहुत सारा यील्ड हो रहा होता है, बहुत उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। जो कितना सारा फसल हो गया इसके अंदर, ये सब फसल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लैक करते हैं, हम लोग का यील्ड जो है ना, वो यील्ड अच्छा नहीं है। ठीक है, हम लोग आउटपुट तो बना रहे हैं, लेकिन हमारा यील्ड अच्छा नहीं है। तो क्रॉप यील्ड आर मच लोअर देन अदर टॉप प्रोड्यूसर। ये जो सेक्टर है, इट इज हाईली वल्नरेबल टू वेदर चेंजेस। ओनली 55% ऑफ द नेट सोन एरिया आर इरिगेटेड एंड रेस्ट आर नॉट इरिगेटेड। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेक्टर जो है वो बहुत वल्नरेबल है वेदर चेंजेस को लेकर के। वेदर गड़बड़ाया तो आपका सेक्टर भी गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ 55% ऑफ नेट सोन एरिया जो है वो इरिगेट होता है। मतलब मान लो कि हम लोग इतना सारा एरिया में फसल डाले हैं, बीज डाले हैं, ठीक है, तो 55% एरिया में ही हम लोग पानी देते हैं। ठीक है, तो 45% एरिया में हम लोग पानी देते हैं, और जो बाकी का 45% एरिया है, वहां पर हम लोग इंद्र देव के भरोसे बैठे रहते हैं। और इंद्र देव जो है, जो मतलब बारिश कराते हैं, वो हमको नहीं पसंद है एकदम। जब भी मैं वॉक करने के लिए जाता हूँ ना, बस इंद्र देव आ जाकर टपक जाएंगे। मैं बोलता हूँ कृष्ण जी जो है ना, वो इंद्र देव को सही पटके हैं, उनको मिलना चाहिए वैसा। ठीक है, अभी भी देखो क्या एकदम तबाही मचा करके रखे हैं इंद्र देव एकदम। रेन जो है कभी कभी पागल कर देता है, देखो अभी कितना लोगों का उसमें जान चला जाता है। ठीक है, बहुत भयंकर चीज है। कृष्ण जी जो है उनको ठीक से दिए थे, बढ़िया से देना है और एक बार देना चाहिए। ठीक है? मतलब देखो, मतलब कहने का मतलब था 55% जो था, उसमें हम लोग जो है इरिगेशन कर दे रहे हैं, पानी दे दे रहे हैं। हम लोग बिहार झारखंड में बोलते हैं पानी पटा देना। ठीक है, आप कभी एग्रीकल्चर किए हैं? हम बचपन में आलू रोपे हैं, आलू। आलू का जब इरिगेशन होता था ना, तो हम लोग मतलब गाँव से मोटर लेकर के आते थे और नदी से पानी ला करके पूरा पानी छिड़कते थे, एकदम भर भर देते थे, मजा आ जाता था। उसको बोलते थे पानी पटाना। ठीक है, मतलब इरिगेशन करना। तो 55% ऑफ द एरिया को हम लोग अभी भी इरिगेट कर देते हैं, लेकिन 45% जो है वो रेन के भरोसे रहता है, और रेन कभी आएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंद्रदेव का कोई भरोसा नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक में फंस जाते हैं, या तो पूरा बारिश हो गया या तो बारिश ही नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद 2/3 ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड फेस थ्रेट ऑफ ड्रॉट। देखो जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर लैंड है, उसका 2/3 मतलब 66% के करीब इतना कुछ ड्रॉट का थ्रेट फेस करता है। मतलब कि वहां पर पानी कभी पड़े ही ना, ऐसा भी हो सकता है। अकाल, ठीक है, अकाल हो सकता है, मतलब वहां पर भूखमरी हो सकता है, पानी नहीं आएगा, ये हो सकता है। ठीक, तो ये वीकनेस है सबसे बड़ा। स्ट्रेंथ तो एक ही चीज है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का टोटल आउटपुट में 11.6% अकाउंट करता है। ठीक, यही एगो स्ट्रेंथ है। वीकनेस तो ये हो गया कि हम लोग जो क्रैप यील्ड है हम लोग का, वो अच्छा नहीं है। वेदर से हम लोग बहुत वनरेबल हैं। ठीक है, और जो हमारा इरिगेटेड एरिया है वो भी बहुत कम है। ग्राउंड लेवल क्रेडिट का क्या बात करें, मतलब कि ग्राउंड लेवल में लोन कितना मिल रहा है, तो लोन मिलने में अभी 3 गुना हो गया 10 सालों में। पिछले 10 सालों में लोन का अमाउंट जो है वो 3 गुना हो गया है। 14-15 में 8.45 लाख करोड़ रुपया हम लोग देते थे क्रेडिट, और अभी 23-24 में हम लोग दिए हैं 25.48 लाख करोड़। ठीक है,
खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, देख लो भाई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको बोला गया है कि 1647 लाख मीट्रिक टन अभी इतना पहुंचने वाला है प्रोडक्शन खरीफ फूड ग्रेन का। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बात करते हैं। देखो, फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो हम लोग किसान से रॉ मटेरियल मिलता है ना, उससे हम लोग कुछ बढ़िया सामान बना देते हैं। जैसे कि मान लो कि धान मिलता है हम लोग को, धान मिला तो हम लोग क्या करते हैं उसको, पैडी पैडी बोलते हैं ना धान को शायद। जब पैडी मिलता है तो उससे हम लोग राइस बना देते हैं। इसके बाद हम लोग को वीट मिलता है तो वीट से हम लोग आटा बना देते हैं, मैदा बना लेते हैं। फिर कुछ पल्सेस मिलता है, उससे हम लोग दाल बना देते हैं अलग अलग तरीके का। ठीक है, फिर मस्टर्ड मिलता है तो मस्टर्ड से हम लोग मस्टर्ड तेल बना देते हैं, सरसों का तेल बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग फूड को प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है। ये जो इंडस्ट्री है ये 12.41% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर को एम्प्लॉय करता है। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसका 12.41% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट कितना करते हैं हम लोग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 46.44 बिलियन। FY24 का बात है, जो कि इंडिया का 11.7% एक्सपोर्ट है। यानी इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 11.7% एक्सपोर्ट जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करता है। FY24 में इसका वैल्यू कितना है, 46.44 बिलियन US डॉलर। ठीक है, शेयर ऑफ प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स विद इन एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट्स हैज रिजन फ्रॉम 14.9% इन FY18 टू 23.4% इन FY24। इसके बाद MSP बढ़ा है अरहर का और बाजरा का 59% से और 79% बढ़ा है ओवर द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं समझे, थोड़ा बहुत ही चीज़ समझे। समराइज करते हैं, इस चैप्टर को भी समराइज कर देते हैं ना। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, शुरुआत से रहा है, और ये हमारा जॉब भी देता है और इनकम भी देता है। 46% इंडियंस जो है, लगभग लगभग आधे इंडियंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 16% है ऑफ टोटल जीडीपी अप्रॉक्स। FY17 से लेकर के FY23 तक एवरेज ग्रोथ 5% का रहा है। ठीक है, ग्रोथ का वजह कौन है, फिशरीज सेक्टर और लाइफ स्टॉक सेक्टर। फिशरी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, फिशरी सेक्टर का CAGR 8.7% है और लाइफ स्टॉक का CAGR 8% है। क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक स्ट्रेंथ है कि हम लोग जो है वर्ल्ड का 11.6% ऑफ टोटल आउटपुट हम लोग ही देते हैं। तो ये है स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है कि अभी भी हम लोग का जो क्रॉप यील्ड है वो कम है देन अदर टॉप प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरा, हम लोग जो है वेदर पे बहुत डिपेंडेंट है, वेदर चेंजेस पे हम लोग वल्नरेबल है। सिर्फ हमारा 55% ऑफ द नेट सोन एरिया इरिगेट होता है, बाकी हम लोग ड्रॉट का थ्रेट में रहते हैं। ठीक है, अकाल का रेट में रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात किए कि पिछले 10 सालों में हम लोग ग्राउंड लेवल क्रेडिट बढ़ाए हैं, यानी जो फार्मर्स को लोन देते हैं वो हम लोग बढ़ाए हैं। 2014-15 में 8.45 लाख करोड़ रुपए देते थे, 2023-24 में हम लोगों ने 25.48 लाख करोड़ रुपए दिया है। खरीफ फूड ग्रेन जो है वो बढ़ने वाला है और उसके लिए कहा गया है कि 1647 लाख मीट्रिक टन ये पहुंचेगा इसका प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री जो कि नॉर्मल रॉ मटेरियल को थोड़ा सा प्रोसेस करता है, जैसे कि पैडी को बनाता है राइस, व्हीट को बनाता है आटा और मैदा। ठीक है, दाल को बनाता है दाल। ठीक है, मस्टर्ड को बनाता है मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया के अंदर उसका 12.41% जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही इंप्लॉय करता है। एक्सपोर्ट का बात करें तो 11.7% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है। कितना है, FY24 में इसका वैल्यू है 46.44 बिलियन US डॉलर। ठीक है, इसके बाद अरहर का और बाजरा का, इन दोनों का MSP बढ़ाया गया है 59% और 77% से ओवर द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, चैप्टर नंबर 10, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट एडेप्टेशन मैटर। देखो, इंडिया का पर कैपिटा एमिशन जो है ना वो 1/3 है ऑफ वर्ल्ड एवरेज। यानी एवरेज में पूरे वर्ल्ड में जितना भी पर कैपिटा एमिशन होता है उसका 1/3 हम लोग एमिशन करते हैं, कार्बन एमिशन करते हैं। इसका मतलब कि हम लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते हैं। इंडिया इज 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज। हम लोग ज्यादा एमिशन नहीं करते हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा हम लोग वल्नरेबल है, हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हम लोग 7th रैंक पे आते हैं इन मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि जो इंडिया जो है ना, इंडिया पॉल्यूट कम कर रहा है पर पर्सन, लेकिन
रिस्क ज़्यादा फेस कर रहा है, क्लाइमेट रिस्क। इसका जो स्पेंडिंग है ये ज़्यादा एडेप्टेशन पे हो रहा है। ठीक है, हम लोग अडेप्ट करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं और कार्बन सिंक हम लोग बनाना चाहते हैं। इसके बाद देखो हम लोग एडेप्टेशन और मिटिगेशन का बात करते हैं। देखो एडेप्टेशन और मिटिगेशन में समझते हैं चीज़ों को। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर लो। ठीक है। मिटिगेशन का मतलब हो रहा है कि हम लोग आगे जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सुधार देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर मिटिगेशन का मतलब है कि तुम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो, तुम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो। ठीक है, जो भी रिस्क उसको मिटिगेट करो, वो कहना का यहाँ मतलब है। तो जो ग्लोबल फंड आता है ना, ग्लोबल फंड किसके लिए आता है, ग्लोबल फंड मिटिगेशन के लिए आता है। ग्लोबल फंड जब आता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप इसको मिटिगेशन के लिए यूज करेंगे। लेकिन इंडिया को मिटिगेशन में ज्यादा यूज करने का मन नहीं है, इंडिया का एडेप्टेशन में ज्यादा यूज करने का मन है, यानी कि इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम अभी ही हो रहा है इंडिया को, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको अडेप्ट करने के लिए इंडिया को पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन पैसा जो आ रहा है, ग्लोबल फंड जो आ रहा है वो मिटिगेशन के लिए आ रहा है। ग्लोबल फंड कहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो डेवलप्ड इकोनॉमी होता है ना, वो पैसा देता है। ठीक? तो यहाँ पर हम लोग वही समझ रहे हैं, इंडिया को एडेप्टेशन करना है, इंडिया को एडेप्टेशन करना है। इंडिया इज स्पेंडिंग इन एडेप्टेशन, ड्रॉट प्रूफ क्रॉप, ऐसा क्रॉप बनाना है जो कि मतलब कम पानी में भी वो फल फूल सके। फ्लड डिफेंस बनाना है कि बाढ़ भी ना आ सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है। तो इन सब में इंडिया खर्चा करना चाहता है और कर भी रहा है। FY16 में 3.7% ऑफ जीडीपी खर्चा किया है और FY22 में 5.6% ऑफ जीडीपी खर्चा किया है। जो ग्लोबल फंड है वो आता है मिटिगेशन के लिए, रिड्यूसिंग फ्यूचर एमिशन फॉर सोलर, विंड और ईवी। ठीक है, लेकिन इंडिया को ज्यादा पैसा चाहिए फॉर एडेप्टेशन, कोपिंग विद द करंट क्लाइमेट इम्पैक्ट। ठीक है। ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी में कितना प्रोग्रेस किया है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 47%, अप्रॉक्स 47% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, कार्बन सिंक का बात करते हैं। एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अब्जॉर्ब, यानी जो भी कार्बन निकलता है ना, तो 2.29 बिलियन टन अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें जितना कार्बन है ना, इसमें जितना भी कार्बन है उतना कार्बन को हम लोग मतलब उसको सिंक कर लिए हैं, उड़ा दिए हैं। कैसे उड़ाए हैं, अपना फॉरेस्ट की वजह से। इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसकी वजह से हम लोग कार्बन को उड़ा दिए हैं। ठीक है, तारीफ भी कर रहा है और फॉरेस्ट भी काट रहा है, वाह रे भाई। गुस्सा भी लगता है मुझे कभी कभी अपने सरकार पे। ठीक है, देखो, इंडिया लेड लाइफ मूवमेंट, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। जो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको मतलब सबके सामने लेकर के आए थे, दुनिया के सामने लेकर के आए थे कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अगर मान लो हम लोग जितना जरूरत है उतना ही सामान यूज कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उतना इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, जितना एनर्जी की जरूरत है उतना ही यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा हम लोग एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं। अगर सब कोई ये करने लगा कि अपना एनर्जी ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, पेट्रोल ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस समय क्या होगा ना, लोग जो है वो कम यूज करेगा, तो कम यूज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस गिर जाएगा, तो प्राइस गिर जाएगा प्लस आप यूज भी कम करने लगेंगे। तो हम लोग का इन्वायरमेंट भी फ्री रहेगा, इन्वायरमेंट में उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि हम ही लोग उसको डिमांड कम कर दो, डिमांड ही मत करो अब। ठीक है, अगर कोई डिमांड नहीं करेगा तो हम लोग का जो एनर्जी है वो बचेगा, हम लोग का पैसा भी बचेगा, साथ में जो हमारा जो इन्वायरमेंट में गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लाइफ और इन्वायरमेंट फॉलो कर लिए जाए तो हम लोग कंज्यूमर का पैसा 440 बिलियन US डॉलर्स बचा सकते हैं थ्रू रिड्यूस्ड कंजम्पशन एंड लोअर प्राइसेस। ठीक है, कंजम्पशन कम कर दो, क्यों, क्योंकि हमको मन नहीं कर रहा है, हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जितना हमको यूज़ है उतना ही करेंगे। हम लोग जो है ना वो अपना प्राइवेट कार नहीं चलाएंगे, हम मेट्रो में चले जाएंगे, हम बस में चले जाएंगे। मतलब ऐसा प्रैक्टिसेस को फॉलो करो जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। अगर ये हम लोग करेंगे तो हम लोग का भी पैसा सेव होगा, साथ में डिमांड भी कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा, तो दोनों तरह से हम लोग का बेनिफिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। COP21 में शायद इनको मोदी जी ने मतलब अनाउंस किया था। चलो, अब है अगला, नहीं, अब जो है इसको हम लोग समराइज करते हैं। चैप्टर 10 में हम लोगों ने देखा क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है ना, इट इज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एवरेज।
यानी वर्ल्ड जो है एवरेज में जितना भी पर कैपिटा एमिशन करता है कार्बन का, उसका हम लोग 1/3 ही करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंडिया पॉल्यूट कम करता है पर पर्सन, लेकिन इसको फेस करना पड़ता है रिस्क ज्यादा, क्लाइमेट रिस्क ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया जो है एडेप्टेशन कर रहा है। एडेप्टेशन के अंदर क्या इंडिया कर रहा है? एडेप्टेशन के अंदर इंडिया जो है वो ड्रॉट प्रूफ क्रॉप्स बना रहा है, डिजास्टर रेजिलियंट क्रॉप पे काम कर रहा है, फ्लड डिफेंस पे काम कर रहा है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम कर रहा है। इस पर अच्छा खासा खर्चा भी हो रहा है। फाइनेंशियल 16 में 3.7% हम लोग खर्चा किए थे जीडीपी का, किस पे? एडेप्टेशन पे। लेकिन FY22 में हम लोग 5.6% खर्चा किए हैं जीडीपी का। ठीक है, ताकि हम लोग अडेप्ट कर पाए। ग्लोबल फंड जो आता है वो मिटिगेशन के लिए आता है, एडेप्टेशन के लिए नहीं आता है। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हम लोग फ्यूचर एमिशन कम करेंगे। फ्यूचर में हम लोग सोलर लेकर के आएंगे, विंड लेकर के आएंगे, ईवी लेकर के आएंगे, ताकि फ्यूचर एमिशन हम लोग कम करें। लेकिन देखा जाए तो हम लोग अभी भी एमिशन कम ही कर रहे हैं, फिर भी तो हम लोग भोग रहे हैं ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम लोग पहले से भोग ही रहे हैं तो हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं ना भाई। हम लोग एडेप्टेशन पे खर्चा करते हैं। हम लोग अपने आप में जो प्रॉब्लम अभी फेस हो रहा है उस पर टैकल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एडेप्टेशन में पैसा खोज रहे हैं, लेकिन ग्लोबल फंड जो आ रहा है वो मिटिगेशन के लिए आ रहा है। तो इंडिया को ज्यादा पैसा चाहिए एडेप्टेशन के लिए, ताकि वो जो करंट क्लाइमेट इम्पैक्ट है उसको कोप कर पाए। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस हम लोग देखें कि इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 47% रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी बन गया है। इसके बाद एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2.29 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए हैं, कार्बन को हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए हैं ड्यूरिंग 2005 टू 2021। ठीक है, इसके बाद इंडिया लेड लाइफ मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP21 में अनाउंस किया था लाइफ मूवमेंट। लाइफ का मतलब होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए अपना लाइफस्टाइल बदल लो। यहाँ पर क्या करो, आप प्राइवेट कार में मत बैठो और आप मेट्रो का इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्मार्ट इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि आप एनर्जी का इस्तेमाल कम कर रहे हो। अगर आप एनर्जी का इस्तेमाल कम करोगे और सभी लोग अगर कम करने लगेंगे तो उसका डिमांड गिर जाएगा। अगर उसका डिमांड गिर जाएगा तो उसका प्राइस भी गिर जाएगा, और साथ में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा बन पाएगा। तो इन्वायरमेंट भी अच्छा बन गया, लोगों का पैसा भी बच गया, ठीक है, और प्राइस भी गिर गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइफ मेजर अगर हम लोग सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी वजह से हम लोग का ना सारा कंज्यूमर्स का 440 बिलियन US डॉलर बचेगा ग्लोबली। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 सोशल सेक्टर। यहाँ पर हम लोग रीच को बढ़ाना चाहते हैं और एम्पावर करना चाहते हैं सोसाइटी के हर एक तबके को। ठीक, तो ओवर व्यू क्या है? ग्रोथ मस्ट टर्न इनटू रियल डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सिंगल डायमेंशनल ग्रोथ। लेकिन रियल डेवलपमेंट का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं। हमारा फोकस जो है एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, सोशल सिक्योरिटी पे है, स्किलिंग पे है, जॉब्स पे है। अगर हम लोगों को जॉब दे पाए, स्किल कर पाए, सोशल सिक्योरिटी में ऐड कर पाए, तो हम लोग का डेवलपमेंट एक्चुअली में हो पाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना कर रहा है? सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर जो है वो 15% CAGR के साथ ग्रो किया है FY21 से लेकर 25 तक में। एजुकेशन स्पेंडिंग में हम लोग बढ़ा रहे हैं 12% CAGR की मदद से, और हेल्थ स्पेंडिंग भी हम लोग का बढ़ रहा है 18% CAGR का रेट से। ठीक है, हम लोग जो है गिनी कोएफिशिएंट भी कम कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग का इनइक्वालिटी भी कम हुआ है। रूरल एरियाज में 2.66 से कम होकर के 2.237 हो गया है। अर्बन एरियाज में 0.314 से कम होकर के 0.284 हो गया है। गिनी कोएफिशिएंट जो होता है वो 0 से लेकर के 1 में रेंज करता है। ठीक है, 0 मतलब होता है कि सब इक्वल है, और 1 मतलब कि सब अनइक्वल है। तो अगर 0 के करीब जाएंगे तो वो हम लोग का अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ 0 के करीब ही आ रहे हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। रूरल अर्बन गैप इन कंजम्पशन। देखो, मंथली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि हम लोग मंथली जो है कितना कंज्यूम करते हैं। तो रूरल मंथली स्पेंडिंग जो है वो 70% है अर्बन मंथली स्पेंडिंग का। पहले ही 83% था। मतलब कि अर्बन एरिया में जितना भी लोग खर्चा करते हैं उसका 70% खर्चा करते हैं रूरल एरिया में लोग। ठीक है, मंथली, ये बात कहा गया। ठीक है, हेल्थ फाइनेंस, हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कर रहा है इसके बारे में बताया है। गवर्नमेंट शेयर इन हेल्थ स्पेंडिंग, हेल्थ स्पेंडिंग में गवर्नमेंट का कितना शेयर है? 29% टू 48%। अभी जो है हेल्थ स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट काफी खर्चा कर रहा है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हम लोग का कम हो गया है। देखो, एक कॉस्ट होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी पे करता है आपके हेल्थ के लिए, तो वो आपका पॉकेट से खर्चा नहीं होता है। दूसरा होता है कि आप अपना पॉकेट से खर्चा कर रहे हो, आपका पैसा खर्चा हो रहा है। तो जो हमारा पॉकेट का खर्चा है वो हम लोग का कम हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट 62% से लेकर के 39.4% हो गया है, बहुत ह्यूज गिरा है।
लेस बर्डन ऑन फैमिली, ये पूछ सकता है आपसे, या फिर आप एग्जामिनेशन में फेज 2 में इसको आप जरूर लिख कर आइएगा। और ये कैसे हुआ है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इसके वजह से हम लोग का जो हॉस्पिटल कॉस्ट है उसके अंदर 1.25 करोड़ रुपए का क्या बोलते हैं कवरेज मिला है। ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ये क्या है? ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपका कवरेज मिला है और बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिला है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हम लोग का कम हुआ है, तो फैमिलीज पे लेस बर्डन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर असली में इम्पैक्ट पड़ा है। एचडीजी लोकलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब कि अब जो है ना पंचायत लेवल बजट बन रहा है, तो वहां पर भी हम लोग एचडीजी पे सोच विचार करके बजट बना रहे हैं। ठीक, चलो, ये भी हो गया हमारा, है ना। अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। चैप्टर 11 हम लोग देखें सोशल सेक्टर। यहाँ पर हम लोग रीच को बढ़ाना चाहते हैं और एम्पावर करना चाहते हैं हर एक सोसाइटी को, रूरल सोसाइटी को भी, अर्बन सोसाइटी को भी। तो हम लोग जो है ना ग्रोथ को ग्रोथ में नहीं रखना चाहते हैं, डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, स्किलिंग और जॉब्स में हम लोग फोकस करना चाहते हैं। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का क्या बात करें? सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर जो है सरकार का बढ़ रहा है 15% CAGR का मदद से, ठीक है। एजुकेशन स्पेंडिंग भी बढ़ा है 12% CAGR का रेट से, और हेल्थ स्पेंडिंग भी बढ़ा है 18% CAGR का रेट से। इनक्वालिटी भी गिर रहा है, रूरल एरियाज में 0.266 से गिर करके 0.237 हो गया है गिनी कोविशियंट। अर्बन एरिया में 0.314 से गिर करके 0.284 हो गया है, ठीक है, ड्यूरिंग 2022-23 टू 2023-24। अब रूरल अर्बन गैप का बात करते हैं इन कंजम्पशन। तो रूरल मंथली स्पेंडिंग जो है वो 70% है ऑफ अर्बन स्पेंडिंग, ठीक है। हेल्थ फाइनेंस का बात करें तो गवर्नमेंट का शेयर जो है हेल्थ स्पेंडिंग में बढ़ा है, 29% से बढ़कर 48% हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग का जो पॉकेट कॉस्ट है उससे हम लोग का खर्चा बहुत कम हुआ है, ठीक है, हम लोग पे बर्डन बहुत कम पड़ा है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वजह से हम लोग का कवरेज मिल पाया इंश्योरेंस का बहुत सारे फैमिलीज को, और यहाँ पर 1.25 करोड़ रुपया बचाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एडीजी लोकलाइजेशन भी कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग पंचायत लेवल का जो बजट बनाएंगे वहां पर एडीजी को भी कंसिडर करेंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 12, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो 26% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है ना वो 10 से 24 साल के बीच में है। जेनजी है, जेनजी, ठीक है। और जेनजी है तो यहाँ पर हम लोग का एक फायदा है। क्या फायदा है? ये लोग टेक सेवी है, मतलब इसको मतलब टेक्नोलॉजी मालूम है। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। इंडिया इज पॉइज्ड टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 आफ्टर यूएसए एंड चाइना, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग ये जो 26% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है इसको यूज कर लेते हैं, जेनजी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है, ऑलरेडी देख चुके हैं। 2017-18 में 6% था और 23-24 में 3.2% हो गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का बात करें तो ये बढ़ा है 49.3% से बढ़ करके हो गया 50.4%, ठीक है, ड्यूरिंग Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 टू Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। मतलब जो फाइनेंशियल 24 और 25 के बीच में जो Q2 है उसकी अगर देखा जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका बढ़ा है 50.4% हो गया है। मतलब कि जो वर्कफोर्स है जो कि काम कर रहा है या फिर करना चाहता है वो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहलाता है। तो वो हम लोग का बढ़ा है, यानी 50.4% हमारा जो ऐसा वर्कर है जो कि काम कर रहा होगा या फिर करना चाहता है और उसका एज 15+ है। इसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब कि एक्चुअल में कितना लोग काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कितना लोग काम कर रहा है प्लस कितना काम करना चाह रहा है लेकिन जॉब नहीं मिला है। लेकिन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब कि कितना लोग एक्चुअली में काम कर रहा है, तो ये भी बढ़ा है, 47% लोग काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, कितना है 50.4%। तो 50.4% ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ठीक है। और 47.2% ऐसे लोग हैं जो कि काम एक्चुअली में कर रहे हैं। तो कितना परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड होंगे। तो कितना परसेंट अनएम्प्लॉयड है, देखो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर 3.2% अनएम्प्लॉयड है। और यही यहाँ पर बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.2% हो गया है, ठीक है। तो सब कुछ देखो इंटरकनेक्टेड है, याद करने के लिए आपको बहुत हुज्जत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि जो प्रपोर्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का वर्कफोर्स के अंदर, ये बढ़ा है। आत्मनिर्भर, ठीक है, ये बढ़ा है, 52.2% था 17-18 में, जो कि 58.4% हो गया है 23-24 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का संख्या बढ़ा है, 2017-18 में 52.2% था और 23-24 में वो 58.4% हो गया है।
सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो है उसका सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कौन कौन सेक्टर में कितने परसेंटेज लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में 46% लोग काम कर रहे हैं, अभी देख लिया था हम लोगों ने। और सर्विस सेक्टर के अंदर करीब करीब 30% लोग काम कर रहे हैं, है ना। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 11.4% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फीमेल LFPR देखते हैं, फीमेल कितने हैं जो कि लेबर फोर्स के अंदर आती हैं, यानी वो लोग जो कि फीमेल हैं और काम करना चाहती हैं या फिर कर रही हैं, वो लोग का क्या है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। ठीक है, 2017-18 में 23.3% था, जो कि 23-24 में हो गया है 41.7%। 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसा है जो कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को 40% से ज्यादा रिपोर्ट किया है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर ये है कि सिक्किम ऐसा स्टेट है जो कि मैक्सिमम रेट दिखाया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। ये क्वेश्चन बन सकता है। 56.9% ऐसी महिलाएं हैं सिक्किम में जो तो या तो काम कर रही हैं या फिर काम करना चाहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यार। ठीक है, इसके बाद इनकम किसका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ये बताया गया है। तो जो रेगुलर बेज है, सैलरीड वर्कर्स है, साथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, सबका जो इनकम है वो 5% CAGR के साथ बढ़ा है, 2018-19 से लेकर के 2023-2024। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स का जो डेली वेज है वो 9% CAGR के साथ बढ़ा है। रूरल एरियाज का बात करते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज में जो नॉमिनल वेज रेट है वो बढ़ा है, रियल वेज रेट नहीं बढ़ा है। रूरल वेजेस का बात करते हैं, जो नॉमिनल वेज रेट है एग्रीकल्चर में वो 5.7% से बढ़ा है फॉर मैन और 7% बढ़ा है फॉर वुमेन। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाए तो रियल वेज रेट जो है वो ग्रो किया है 0.6% फॉर मैन एंड 1.8% फॉर वुमेन। ठीक है, मतलब एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, 22.3% से बढ़ा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट FY24 में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1.5% से बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ गया है। ठीक है, जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं से 2 आदमी का काम करवा दिया जा रहा है, बोल दिया जा रहा है 70-80 घंटा काम करो। अरे भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं रहे हो, बोल रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन स्किल्स एट वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके का है वो देखते हैं। तो 90% के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10 पास किया है या फिर क्लास 10 पास ही नहीं किया है, ऐसे लोग हैं वर्कफोर्स के अंदर। ठीक है, और 88% ऐसे लोग हैं जो कि लो कॉम्पिटेंसी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, एलिमेंट्री स्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड है। ठीक है, चलो ये था चैप्टर नंबर 12। एक बार वापस से इसको हम समराइज करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 में हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट का क्या हालत है इंडिया के अंदर। तो इंडिया पॉपुलेशन का 26% ऐसे लोग हैं जिनका एज 10 से लेकर 24 ईयर्स के बीच में, यानी जेनजी है। ये लोग टेक से भी होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इन लोग को बहुत पसंद है। तो इसका मदद कर सकते हैं, हम लोग मदद ले सकते हैं ताकि इकोनॉमी को ग्रो कर पाए। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है बाय 2030 आफ्टर USA एंड चाइना। इसके बाद देखो एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। एम्प्लॉयमेंट जो है हम लोग का गिरा है, 3.2% हो गया है 23-24 में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये हमारा बढ़ा है और 50.4% हो गया है इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल 25। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है ये हमारा 47.2% हो गया है। ठीक है, इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल 25। अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का प्रोपोर्शन का बात करें तो ये बढ़ा है, अभी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कितना है 58.4% इन 2023-24। ठीक है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में 46.1% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्कफोर्स का 46.1% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वर्कफोर्स का 11.4% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, और वर्कफोर्स का ही अप्रॉक्स 30% सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ा है और कितना हो गया है 41.7% हो गया है इन 2023-24। 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 40% से ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। सिक्किम जो है ऐसा स्टेट बन गया है जो कि मैक्सिमम रेट शो किया है इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना किया है 56.9%। वेजेस का बात करते हैं कि एवरेज मंथली अर्निंग्स कितना बढ़ा है। तो रेगुलर वेज, सैलरीड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स तीनों का इनकम 5% CAGR के साथ बढ़ा है 2018-19 से 2023-24 के बीच में। डेली वेज जो है कैजुअल वर्कर का वो 9% CAGR के साथ बढ़ा है, लेकिन रूरल वेजेस जो है वो उतना नहीं बढ़ा है। रूरल वेजेस जो है रूरल वेजेस जो है नॉमिनल अगर देखा जाए, नॉमिनल वेज रेट इन्फ्लेशन को कंसिडर ना किया जाए तो उस केस में मेन के लिए 5.7% से इनकम बढ़ा है और वुमेन के लिए 7% इनकम बढ़ा है।
लेकिन अगर हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर करें तो उस केस में मैन के लिए सिर्फ 0.6% वेज बढ़ा है और वुमेन के लिए सिर्फ 1.8% वेज बढ़ा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत बढ़ा है लेकिन इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट 22% से बढ़ा है FY24 के अंदर, लेकिन इंप्लॉयमेंट सिर्फ 1.5% से बढ़ा है। इंप्लॉयमेंट और स्किल की बात करें तो 90% वर्कफोर्स जो है ना, उसके पास क्लास 10 का भी डिग्री नहीं है या फिर क्लास 10 का डिग्री है सिर्फ, यानी सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है या फिर उससे भी कम है। 88% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व है जहां पर बुद्धि नहीं लगता है, लो कॉम्पिटेंसी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला भी टॉपिक समराइज किए। अब देखते हैं अगला, लेबर इन एआई एरा, क्राइसिस और कैटलिस्ट। देखो इस चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लेबर का क्या होगा एआई का एरा में। तो एआई का एरा में पूछा जा रहा है, ए लेबर तेरा क्या होगा रे कालिया। फिर पूछा जा रहा है लेबर से, तू बचेगा कि तू मरेगा, छोड़ दिया जाए ये मार दिया जाए, बोल लेबर तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये बोल रहा है कौन? एआई बोल रहा है। ठीक है, तो लेबर के लिए एआई क्या है, क्राइसिस है या कैटलिस्ट, ये देखते हैं। कैटलिस्ट अगर होगा तो जो लेबर फोर्स है वो और आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग बन जाएगा, और क्राइसिस होगा तो लेबर रोएगा। ठीक है, तो एआई जो है वो पूछ रहा है लेबर से, अब तेरा क्या होगा लेबर। ठीक है, तो क्राइसिस, रिस्क ऑफ एआई, एआई में क्या क्या रिस्क है उसके बारे में बात करते हैं। एआई का वजह से 75 मिलियन जॉब लॉस होने वाला है वर्ल्ड वाइड में, ऐसा एस्टिमेट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरा, इनइक्वालिटी भी बढ़ेगा स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच में, और रिच और पुअर के बीच में। जो स्किल्ड होंगे वो एआई को यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, जो अनस्किल्ड होंगे वो पीछे रह जाएंगे। रिच और पुअर के बीच में भी बहुत हमारा डिफरेंस हो जाएगा। चैलेंज का बात करें, अभी एआई को लाने में कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे रिलायबिलिटी इशू। आप एआई पे भरोसा नहीं करा जा सकता है, आप भरोसा नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चैट जीपीटी से ना आप डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे ही न्यूज नहीं आया था कि यूपीएससी एग्जाम फेल कर गया चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी बहुत मिस्टेक्स कमिट करता है और वो कॉन्फिडेंटली मिस्टेक्स कमिट करता है, आपको पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक कमिट कर रहा है, लेकिन वो कर देगा। आप भरोसे में रह जाओगे, आप गड़बड़ कर देगा। मैं यूज कर रहा हूँ इसको 1 साल से चैट जीपीटी को, और मैंने देखा है कि इसको बहुत संभल के यूज करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ी करेगा। है तो बहुत यूजफुल चीज, लेकिन ये गड़बड़ी ये भी बहुत करता है। अब इंप्रूव होगा और, है ना। रिसोर्स इनएफिशिएंसीज, अभी भी हमारे पास ना उतना रिसोर्स नहीं है। एआई को ह्यूज कंप्यूटेशन पावर चाहिए, डेटा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मान लो कि आप जो है ना मैकेनिक की जगह में आप रोबोटिक्स को लेकर के आ गए, चैट जीपीटी को लेकर, सॉरी, एआई को लेकर के आ गए, एआई टूल्स को लेकर के आ गए, तो वहां पर क्या होगा, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, डेटा का खर्चा होगा। ठीक है, ह्यूज कंप्यूटेशन पावर उसको चाहिए होगा। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है एआई को अपनाने में। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं अभी, जैसे कि स्किल्ड मैन पावर नहीं है, डेटा सेंटर नहीं बना हुआ है, हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है एआई को लेकर के अभी, तो चैलेंजेस है ये। ठीक है, ये चैलेंजेस है, लेकिन एआई जो है हमारे क्या कर सकता है वो हम लोग सब जानते हैं। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ एआई, एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इंडिया के पास 26% जेंजीज है, मतलब 26% ऐसे पॉपुलेशन है जो कि जिसका एज 10 से लेकर 24 साल के बीच में है, तो वो लोग यंग है, टेक्स सेवी है। तो ये सब जो टेक्स सेवी पॉपुलेशन है, यंग है, और साथ में एआई मार्केट भी बूम कर रहा है। एज पर नेस्कॉम, एआई मार्केट जो है 25-35% सीएजीआर से ग्रो करने वाला है बाय 2027। ठीक है, तो हम लोग का एआई मार्केट भी बूम करने वाला है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी टाइप का ही लोग है। ठीक है, जेंजी है। तो हम लोग इन दोनों को यूज करके ना, अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जब हम एआई को ह्यूमन वर्किंग के साथ जोड़ देंगे तब वो होगा ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद न्यू सेक्टर्स, अब एआई जब आएगा ना तो नया नया सेक्टर का जॉब भी लेकर के आएगा, जैसे कि डेटा साइंस, हेल्थ केयर, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर नया नया मतलब और जॉब क्रिएट होगा। आप आरबीआई के अंदर जाओगे तो आप वहां पर भी आरबीआई ग्रेड बी का भी जॉब पोस्टिंग ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एआई आ रहा है। एआई की वजह से बहुत सारा आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, एआई से आप सारा काम करवा भी नहीं सकते। तो आप जो है ना, एआई से बचने के लिए आपको ह्यूमन को रखना पड़ेगा, जिसको एआई भी आता हो, है ना। तो आरबीआई के अंदर भी, क्योंकि आरबीआई को एआई का सबसे बड़ा खतरा है, पर बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर एआई घुस गया तो प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है।
पॉलिसी विंडो की बात करते हैं। अभी इंडिया में एआई का एडॉप्शन बहुत कम है। इंडिया में क्या, पूरा वर्ल्ड में अभी एआई जो है इन्फेंसी स्टेज में है। तो इंडिया के पास इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो रेगुलेशन बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, ट्रेनिंग करवा लो। 2021 से लेकर 2023 तक ग्लोबल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है इन एआई वो $761 बिलियन हो गया है। इस चैप्टर में कहता है कि एआई जो है वो लेबर के लिए खतरा है या फिर कैटलिस्ट है, रिस्क है या फिर अपॉर्चुनिटी है। एआई का क्या रिस्क है? एआई की वजह से 75 मिलियन जॉब लॉस हो सकता है एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनइक्वालिटी भी बढ़ सकता है बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड और रिच एंड पुअर। कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी एआई के अंदर, जैसे रिलायबिलिटी इशू, आप रिलाई नहीं कर सकते हो एआई पे, एआई मिस्टेक्स करता है। दूसरा, रिसोर्स इनएफिशिएंसीज, एआई को अभी ह्यूज कंप्यूटेशन पावर चाहिए, डेटा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, कुछ रीजन ऐसे हैं हमारे कंट्री में जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, डेटा सेंटर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो ये सब रिस्क है, एआई को हम लोग अचीव अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एआई जो है रिस्क क्रिएट कर रहा है जॉब लॉस में और इनइक्वालिटी के अंदर। अब एआई का अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडिया के पास जो है यंग टेक सेवी पॉपुलेशन है और एआई मार्केट भी बूम कर रहा है। तो हम लोग जो पॉपुलेशन है उसको ट्रेन कर देंगे अगर एआई में, तो हम लोग जो है पॉपुलेशन को ग्रोथ की ओर आगे बढ़ाएंगे और हमारा इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगा। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहाँ पर एआई और ह्यूमन मिल करके काम करे। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इसके बाद नया नया सेक्टर भी आएगा। जब एआई आएगा तो एआई विल क्रिएट जॉब्स इन डेटा साइंस, हेल्थ केयर सेक्टर, फिनटेक सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी सेक्टर। ठीक है, पॉलिसी विंडो अब पॉलिसी विंडो अब हमारे पास है, क्योंकि अभी जो है एआई का एडॉप्शन जो है वो इन्फेंसी स्टेज में है और अभी हमारे पास इनफ टाइम है कि हम लोग रेगुलेशन बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। 2021 से लेकर 2023 तक जो ग्लोबल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है एआई के अंदर वो बहुत बढ़ा है। कितना हुआ है? $761 बिलियन। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में बन सकता है। ठीक है, लास्ट वाला। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे डन कर दिया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जितना भी कवर किया है इसको ना फटाफट समराइज करते हैं और ये हमारा टॉपिक डन हो जाएगा। ठीक है, चलो समराइज करते हैं हम लोग आज जो भी हम लोगों ने देखा। पहले देखें हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर देखें सर्विस सेक्टर, फिर देखें एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 6.2% से ग्रो करेगा FY25 में। मेन कारण इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन होने वाला है। इंडिया जो है अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 2.8% ऑफ ग्लोबल शेयर होल्ड करता है। चाइना कितना करता है? 28.8%। तो यहाँ पर हमारा स्कोप है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर दो तरीके में बटा हुआ है। एक है कोर इनपुट इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री जो कि कोर इनपुट देता है, ठीक है, ताकि जो मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर ग्रो हो पाए। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो दो तरीके में हम लोग बांटे हैं। एक है कोर इनपुट इंडस्ट्री, जिसमें सीमेंट, स्टील, केमिकल, कैपिटल गुड्स ये सब आ गया। और दूसरा होता है की इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो कोर इनपुट इंडस्ट्री की बात करते हैं। सीमेंट में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। पर कैपिटा कंजम्पशन हम लोग कितना करते हैं? 290 केजी। ग्लोबल एवरेज है 540 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर भी हमारा स्कोप है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्टील का डिमांड रेगुलरली बढ़ रहा है क्योंकि जो एंड यूज सेक्टर्स है वो ग्रो कर रहा है। तीसरा, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो पेट्रोल होता है और नेचुरल गैस होता है उससे ना एक केमिकल बनता है, वो केमिकल से प्लास्टिक बनता है, वही केमिकल से कपड़ा बनता है, वही केमिकल से इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बन जाता है। ठीक है, तो वो जो प्लास्टिक होता है ना, वो जो केमिकल होता है जो कि पेट्रोल और नेचुरल गैस से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। पेट्रोकेमिकल का मतलब क्या बोलते हैं उसको? पेट्रोकेमिकल का रॉ मटेरियल। तो ये जो पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स है इसका हम लोग नेट इंपोर्टर है। हम लोग इंपोर्ट पे मैक्सिमम रिलाई करते हैं फॉर अबाउट 45% ऑफ पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी गैप्स की वजह से हम लोग कैपिटल गुड्स अभी नहीं बना पाते हैं, इसीलिए सरकार चाहता है कि हम लोग कैपिटल गुड्स बना पाए। कैपिटल गुड्स बनाने के लिए हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि पहले जो जो भी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके बनाने की कोशिश करो, और साथ में फिर क्या करना कि हम लोग इंस्टीट्यूशन में एक समर्थ हब बनाएंगे, समर्थ उद्योग सेंटर बनाएंगे जहां पर रिसर्च और इनोवेशन होगा, ताकि फिर इन फ्यूचर में हम लोग कैपिटल गुड्स बना सकें अपने देश के अंदर ही। तो कैपिटल गुड्स के अंदर टेक्नोलॉजी गैप्स है, इसकी वजह से हम लोग नहीं बना पाते हैं, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। सरकार चाह रहा है कि हम लोग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडस्ट्री 4.0 को लेकर के आएंगे। इसके अंदर हम लोग एआई, एमएल, रोबोटिक्स, ठीक है, आईओटी, ये सब इस्तेमाल करके कैपिटल गुड्स को बनाने में मतलब सहयोग देंगे। इसके बाद फिर हम लोग समर्थ इसके बाद हम लोग समर्थ उद्योग सेंटर भी खोलेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, ताकि कैपिटल गुड्स को लेकर के रिसर्च हो सके, इनोवेशन हो सके। ठीक है, समर्थ का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। ठीक है,
की इंडस्ट्री सेक्टर का बात करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक सेल्स जो है इसका राइज हो रहा है, 12.5% से ये ग्रो किया है इन FY24। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ GDP, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है उसका प्रोडक्शन भी हमारे देश में बढ़ा है विद CAGR ऑफ 17.5%। अभी जो है इंडिया 99% ऑफ स्मार्टफोन इंडिया के अंदर बना रहा है, असेंबली कर रहा है इंडिया के अंदर 99% ऑफ द स्मार्टफोन। इसके बाद टेक्सटाइल का बात करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारा ग्रो भी कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना, हमारा इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग GVA है इसमें 11% कंट्रीब्यूट करता है। जूट प्रोड्यूसिंग में हम लोग नंबर 1 पे आते हैं। कॉटन सिल्क इसमें हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें रैंक 6 पे आते हैं। ठीक है, 4% हमारा ग्लोबल शेयर है टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट में। इसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल में हम लोग 5th रैंक में आते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब होता है कि ऐसा कपड़ा जो कि आप नॉर्मली पहनते नहीं है और इसको सजाने के लिए नहीं रखते हैं। मतलब कौन सा कपड़ा हो गया, बैंडेज। बैंडेज भी एक तरह का टेक्सटाइल हो गया। ठीक है, उसका PPE किट, ठीक है, बॉम्ब डिफ्यूजर किट। इसके बाद फिर मान लो पैराशूट का कपड़ा, ठीक है, मैट्रेस कवर। तो ये सब होगा टेक्निकल टेक्सटाइल। इसमें भी इंडिया रैंक 5 पे आता है, ठीक है, इन प्रोडक्शन। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स का बात करते हैं। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 3rd लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, यानी जितना हम लोग बनाते हैं तो ग्लोबली हम लोग 3rd लार्जेस्ट ऐसा है जो कि हम लोग मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। ठीक, MSME का बात करें तो MSME जो है ये हम लोग का वाइब्रेंट सेक्टर है और यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। पहला है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इसके अंदर सरकार जो है कॉर्पस रेडी रखा है 50,000 करोड़ का। इस 50,000 करोड़ को इस्तेमाल करेगा इक्विटी खरीदने में। तो MSME का इक्विटी खरीदेगा सरकार और कुछ पैसा देगा उसको। तो कुछ पैसा जब देगा उसको तो वो पैसा उसको मिलेगा, MSME को मिलेगा, फिर वो आगे एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, तो MSME बढ़ेगा। MSME बढ़ेगा तो MSME का ग्रो हो जाएगा। अगर MSME ग्रो किया तो हम लोग का कंट्री भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद टॉप 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि सारा इंडस्ट्रियल वैल्यू का 43% कंट्रीब्यूट करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो मिल करके 43% ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यूज यही होल्ड करते हैं। ठीक, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मात्र 0.7% होल्ड करता है। यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है हमारा इनइक्वालिटी। ठीक, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर का बात करते हैं। सर्विस सेक्टर जो है हमारे जो GVA में अंदर 55% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इन FY25 में इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर वो 7th है, यानी कि 4.3% शेयर रखे हैं हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर, ग्लोबल एक्सपोर्ट इन सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है, ग्रोथ रेट का बात करते हैं। प्री पैंडेमिक ईयर्स में 8% का ग्रोथ हुआ था, पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में 8.3% का ग्रोथ हुआ है। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ का बात करें ना तो इंडिया टॉप 5 कंट्री में आता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन 2025 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं तो अप्रॉक्स 30% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो एम्प्लॉयड है सर्विस सेक्टर के अंदर। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस है ये सर्विस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 12.8% से ये ग्रो किया है बिटवीन फाइनेंशियल 13 to 23। ठीक है, इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस है इसका शेयर जो है वो GVA में बढ़ा है, 6.3% से बढ़ करके 10.9% हो गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो रेलवेज है ये 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है ग्लोबली। यहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और साथ में रेवेन्यू फ्रेट भी बढ़ रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कितना, ट्रांसपोर्ट GVA में 78% कंट्रीब्यूट करता है रोड ट्रांसपोर्ट। एविएशन सेक्टर में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है अभी ग्लोबली। टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं। टूरिज्म सेक्टर भी GDP में 5% कंट्रीब्यूट करता है और ये प्री पैंडेमिक लेवल को अब अचीव कर लिया है फाइनेंशियल 23 में। इसके बाद बात करते हैं स्टेट वाइज सर्विस सेक्टर शेयर, यानी अगर स्टेट को देखा जाए तो सर्विस सेक्टर में कितना इन लोग का शेयर है। तो जो सर्विस सेक्टर है वो नेशनल GVA में 55% होल्ड करता है, देख ही लिए है। कर्नाटका और महाराष्ट्र ये दोनों मिल करके ही मोर देन 25% जो है वो सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु और यूपी, अगर ये 5 स्टेट को जोड़ दिया जाए तो जितना भी सर्विस सेक्टर का हमारा प्रोडक्शन हो रहा होता है उसका 50% ज्यादा GVA यही लोग लेकर के आता है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में कुछ स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन दिया गया है फॉर सर्विस सेक्टर। यहाँ कहा गया है कि सर्विस सेक्टर को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं या फिर स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम लोग ऑलरेडी स्ट्रांग है और स्ट्रांग होना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे डिफेंड। डिफेंड का मतलब कि जो भी पोजीशन है हमारे पास उस पोजीशन को होल्ड रखना है, उसको डिफेंड करना है। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेट,
जहां पर भी हमारा पोटेंशियल है वहां पर और काम करना है, उस सेक्टर को हम लोग स्टिमुलेट करना चाहते हैं ताकि ग्लोबल ग्रोथ हो सके। तीसरा ट्रांसफॉर्म, जो भी अभी हम लोग सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस को हम लोग और इंप्रूव करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ताकि इनोवेशन निकल के आ पाए, प्रोडक्टिविटी निकल के आ पाए, ग्लोबल रीच निकल के आ पाए। और लास्ट में हम लोग अनटैप्ड एरियाज को भी हम लोग पकड़ना चाहते हैं। तो डिफेंड, एक्सेलरेट, ट्रांसफॉर्म और अनटैप्ड, ये याद रखिएगा। फिर चैप्टर नंबर 9 में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, ये हमारा इकोनॉमी का बैकबोन है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 46% इंडियंस यहाँ पर लाइवलीहुड में डिपेंड करते हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है? FY24 में अप्रोक्सीमेटली 16% टोटल जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर का ही था। एवरेज ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 17 से 23 के बीच में 5% था, लेकिन Q2 ऑफ फाइनेंशियल 25 यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 3.5% ही रह गया। जो भी ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका मेन कारण सिर्फ सेरल्स नहीं है, सिर्फ अनाज नहीं है, फिशरीज सेक्टर भी है, लाइफ स्टॉक सेक्टर भी है जो कि अच्छा ग्रो कर रहा है। फिशरीज सेक्टर ग्रो कर रहा है विद CAGR ऑफ 8.7% और लाइफ स्टॉक सेक्टर ग्रो कर रहा है विद CAGR ऑफ 8%। क्या क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर का? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ग्लोबल हमारा शेयर अच्छा है। वर्ल्ड का टोटल आउटपुट जितना है ना, उसका 11.6% इंडिया होल्ड करता है, यानी इंडिया ही फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है अभी फिलहाल। लेकिन क्रॉप इल्ड जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो यानी वीकनेस हमारा क्या हुआ कि हम लोग जो बीज देते हैं, सीड्स देते हैं, उससे ज्यादा क्रॉप इल्ड होता नहीं, ज्यादा क्रॉप हम लोग को नहीं मिलता है। इट इज वेरी मच लोअर देन द अदर टॉप प्रोड्यूसर। इसके बाद ये जो हमारा सेक्टर है ये वेदर चेंजेस से काफी वल्नरेबल है। सिर्फ 55% ऑफ नेट सोन एरिया ही इरिगेशन में कवर्ड होता है, बाकी एरियाज जो होते हैं वो सिर्फ रेन पे ही डिपेंड होते हैं, और रेन का तो आपको पता है कि कभी बहुत हो जाएगा कभी होगा ही नहीं। इसके बाद मोर देन 2/3 ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड जो है वो हमेशा से अकाल का थ्रेट फेस कर रहा होता है, ड्रॉट का थ्रेट फेस कर रहा होता है। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब ग्राउंड लेवल क्रेडिट का क्या सीन है? पिछले 10 सालों में जो ग्राउंड लेवल क्रेडिट है वो बढ़ा है। 14-15 में 8.45 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट दिया गया था। 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया है। खरीफ फूड ग्रेन जो है इसका प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1647 लाख मेट्रिक टन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बात करें तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जब आप नॉर्मल फूड्स को थोड़ा प्रोसेस करते हैं, जैसे कि पैडी को आप बनाते हैं राइस, व्हीट को आप बनाते हैं आटा या मैदा, फिर दाल को बनाते हैं आप दाल पॉलिश करके, ठीक है। उसके बाद मान लो कि सरसों है तो सरसों का आप तेल बनाते हैं, सरसों तेल बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी जो है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसका 12.41% एम्प्लॉयमेंट इसी इंडस्ट्री के अंदर आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है इंडिया के अंदर। इंडिया जो है FY24 के अंदर एक्सपोर्ट कितना किया है? $46.44 बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट किए, जो कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 11.7% है, ठीक है। इसके बाद अरहर का और बाजरा का MSP बढ़ा है 59% से और 77% से ओवर द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का बात किया हम लोगों ने। इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है 1/3 है ऑफ वर्ल्ड एवरेज, लेकिन इसके बावजूद इंडिया जो है वो वल्नरेबल है, 7th मोस्ट वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। यानी कि पर पर्सन इंडिया ज्यादा पॉल्यूट नहीं करता है, लेकिन क्लाइमेट रिस्क सबसे ज्यादा फेस कर रहा है इंडिया ही। तो इसके लिए इंडिया फोकस कर रहा है एडेप्टेशन पे, ठीक है, कार्बन सिंक बना रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। एडेप्टेशन और मिटिगेशन क्या होता है? देखो पूरा दुनिया फोकस कर रहा है मिटिगेशन पे, इंडिया फोकस कर रहा है एडेप्टेशन पे। इंडिया बोलता है कि एडेप्टेशन भी मैटर करता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो भी अभी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्लाइमेट की वजह से, उसको आप मैनेज करना है तो सबसे पहले सोचो। और मिटिगेशन का मतलब होता है कि इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप काम करो। तो ग्लोबल फंडिंग जो आ रहा है ना वो मिटिगेशन के लिए आ रहा है। ग्लोबल फंडिंग में कहा जा रहा है कि आप लोग जो है ना आप सोलर विंड पे काम करो, सोलर एनर्जी पे काम करो, विंड एनर्जी पे काम करो, ईवी पे काम करो, ताकि आप इन फ्यूचर जो है एमिशन अपने आप ही कम हो जाए। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया अभी ही बहुत कम एमिशन कर रहा है, तो बाद में क्या वो कम करेगा? अभी कम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया को तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि बाकी लोग जो क्लाइमेट खराब कर रहे हैं उसका रिस्क फेस करना पड़ रहा है। तो इंडिया को तो अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इंडिया एडजस्ट कर रहा है। जो ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स है उसको बना रहा है, कोशिश कर रहा है, फ्लड डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसमें खर्चा हो रहा है इंडिया का। इंडिया का FY16 में 3.7% ऑफ जीडीपी खर्चा हुआ है और FY22 में 5.6% ऑफ जीडीपी खर्चा हुआ है, ठीक है। ये जो ग्लोबल फंड आता है मिटिगेशन के लिए आता है, लेकिन इंडिया को ज्यादा पैसा चाहिए फॉर एडेप्टेशन। रिन्यूएबल एनर्जी का बात करें तो इंडिया का जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 47% अप्रॉक्स 47% जो है
वो रिन्यूएबल एनर्जी बन गया है। ठीक है, इसके साथ साथ कार्बन सिंक, एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे पास इतना सारा फॉरेस्ट है जो कि कार्बन को सिंक कर ले रहा है, ले रहा है। और कितना लिया है 2005 से लेकर 2021 तक में, कितना लिया है 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑब्जर्व किया है। तो 2005 से लेकर 2021 तक इतना कुछ किया है, इसके बावजूद पेड़ कट रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पेड़ कटा रहा है, बताओ। इसके बाद इंडिया के द्वारा लीड किया गया है मिशन लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लो। क्या करो? COP21 में मोदी जी ने यह कहा था कि हम लोग को लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अपनाना चाहिए। इसका मतलब कि जो हम लोग प्राइवेट कार चलाते हैं, प्राइवेट व्हीकल चलाते हैं, उसको ना चला करके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें। इससे क्या होगा कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, एनर्जी का डिमांड भी कम हो जाएगा। अगर एनर्जी का डिमांड कम हो जाएगा तो दाम कम हो जाएगा, और हम लोग का इन्वायरमेंट भी ठीक हो जाएगा, और हम लोग का पैसा बच जाएगा। तो सब कुछ हो जाएगा। जो भी आपको मान लो कि जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आप उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी समय आप बंद कर दे रहे हैं, तो आपका भी पैसा कम हो गया, आपका भी पैसा सेविंग हुआ। दूसरा, जो डिमांड है वो भी कम हुआ, तो प्राइस भी कम होगा, और आपका एनर्जी भी सेव हो गया। ये 3 काम हो जाता है हमारा। इसीलिए हम लोग लाइफ मूवमेंट को यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अगर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी लाइफ मूवमेंट को आप फॉलो कर लोगे तो पूरा दुनिया में $440 बिलियन रुपया बच जाएगा, खर्चा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सोशल सेक्टर देखिए। सोशल सेक्टर में हम लोग बोल रहे हैं क्या, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे कि ग्रोथ से काम नहीं चलने वाला है, हम लोग रूरल डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा। तो रूरल डेवलपमेंट में फोकस करने के लिए हम लोग एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, स्किलिंग और जॉब्स में ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बात करते हैं, तो सरकार का जो सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर है वो ग्रो किया है 15% CAGR के साथ इन फाइनेंशियल 21-25। ठीक है, एजुकेशन पे भी स्पेंडिंग बढ़ाया है और हेल्थ पे भी स्पेंडिंग बढ़ाया है। इसके बाद गिनी कोएफिशिएंट कम हुआ है, इसका मतलब कि इनइक्वालिटी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो रूरल एरियाज में गिनी कोएफिशिएंट कितना हो गया है 0.237, और अर्बन एरिया में गिनी कोएफिशिएंट कितना हो गया है 0.284। ठीक है, तो कम हुआ है। ठीक है, इसके बाद रूरल और अर्बन का गैप कितना है कंजम्पशन में। तो रूरल मंथली स्पेंडिंग जो है ना वो 70% ऑफ अर्बन मंथली स्पेंडिंग है, यानी कि एक महीना में अर्बन लोग जितना लोग भी खर्चा करता है ना उसका 70% खर्चा करता है रूरल आदमी के लोग। ठीक है, इसके बाद हेल्थ फाइनेंस के बारे में भी बताया सरकार। सरकार इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्पेंडिंग है ये बढ़ा है। पहले 29% हम लोग खर्चा कर रहे थे, मतलब सरकार खर्चा कर रहा था, उसको बढ़ा कर 48% खर्चा करने लगा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, बर्डन कम पड़ गया है फैमिलीज पे, और फैमिली को आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट कम खर्चा करना पड़ रहा है। पहले 62.6% खर्चा करना पड़ता था, अब करना पड़ रहा है 39.4%। ठीक है, कारण क्या है, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है, और इसकी वजह से हम लोग का बहुत सारा कॉस्ट जो है वो बचा है, हेल्थ केयर कॉस्ट बचा है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपया हमारा बचा है, हॉस्पिटल कॉस्ट के में जो लगने वाला था वो पैसा बचा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। हम लोग सबसे पहले देखें कि इंडिया का पॉपुलेशन 26% जो है वो है 10 साल से 24 साल के बीच में, यानी कि जेनजीज के करीब। तो यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया जो है 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है आफ्टर USA एंड चाइना। इसके बाद हम लोग देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कितना हो गया है, ये हो गया है 50.4%, यानी कि 50.4% ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। इसके बाद फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये कितना हो गया है, ये हो गया है आपका 47.2%, 47.2%, यानी कि एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहेगा, इसको माइनस कर दो, कितना रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट 3.2%। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3.2% हो गया है 23-24 में, पहले ये 6.0% था। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का वर्कफोर्स बढ़ा है, तो पहले 52.2% था और 58.4% हो गया है सेल्फ वर्कर का पॉपुलेशन। ठीक है, उसका प्रपोर्शन। इसके बाद वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सेक्टर वाइज, मतलब अलग अलग सेक्टर में लोग कितना है। तो 46% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, 11.4% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 30% लोग हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद फीमेल LFPR के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल LFPR का मतलब कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि फीमेल कितने प्रतिशत फीमेल ऐसे हैं जो कि काम कर रही हैं या फिर करना चाहती, तो ये बढ़ा है 41.7% है 2023-24 में, यानी कि 41.7% ऐसे महिलाएं हैं
जो कि काम करना चाहती हैं या फिर काम खोज रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं काम करना, ठीक है। चलो, 7 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट 40% से ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। 7 स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिक्किम जो है वो हाईएस्ट रेट अचीव किया है, मैक्सिमम रेट अचीव किया है इन फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वेज और अर्निंग का बात करते हैं। एवरेज मंथली वेज और अर्निंग कितना किसका बढ़ा है? तो रूरल वेज, सैलरीड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, इन तीनों का जो वेज बढ़ा है वो 5% CAGR के साथ बढ़ा है, ठीक है, 2018-19 से 2023-24 के बीच में। इसके बाद कैजुअल वर्कर्स है, उसका भी डेली वेज बढ़ा है CAGR ऑफ 9% के साथ, ठीक है। रूरल वेज जो है वो उतना नहीं बढ़ा है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन को नहीं देखेंगे तो हम लोग लगेगा कि हाँ इसका तो वेज बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन को देखेंगे तो लगेगा कि वेज नहीं बढ़ा है। तो रूरल एरियाज का बात करते हैं। नॉमिनल वेज रेट इन एग्रीकल्चर ग्रू बाय 5.7% फॉर मैन एंड 7% फॉर वुमेन। अगर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं फॉर इन्फ्लेशन, यानी यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर देते हैं, तो रियल वेज रेट जो है वो सिर्फ 0.6% से ग्रो किया है फॉर मैन एंड 1.8% से ग्रो किया है फॉर वुमेन। यहाँ पर एग्रीकल्चर का बात कर रहे थे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट का बात करते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो 22.3% से बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है ये नहीं बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 1.5% से ही बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं और स्किल्स का बात करते हैं, वर्कफोर्स का। 90% ऐसा वर्कफोर्स है ना जिसके पास सेकेंडरी लेवल एजुकेशन भी नहीं है, यानी कि क्लास 10th पास भी नहीं किया है या फिर सिर्फ क्लास 10th ही पास किया है। इसके बाद 82% ऑफ वर्कफोर्स ऐसा है जो कि लो कॉम्पिटेंसी ऑक्यूपेशन में अभी इन्वॉल्व है, ठीक। इसके बाद हम लोग लास्टली देखें कि एआई एरा में लेबर का क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, ये देखें। तो एआई से हम लोग का बहुत सारा रिस्क भी है और एआई से हम लोग का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी बनता है। रिस्क क्या क्या है? सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि 75 मिलियन जॉब जो है ये जॉब लॉस हो जाएगा एआई की वजह से। साथ में इनइक्वालिटी बढ़ेगा स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों में और रिच और पुअर के बीच में। कुछ चैलेंजेस है एआई को आने में अभी। पहला, रिलायबिलिटी इशू। एआई पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो अभी मिस्टेक्स कमिट करता है। रिसोर्स एफिशिएंसी, एआई को काफी अभी रिसोर्स चाहिए होता है, हाई ह्यूज कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, डेटा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है हमारे पास। हमारे कंट्री में क्या है कि बहुत सारे रीजन ऐसा है जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चलता है, डेटा सेंटर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो ये सब हम लोग का चैलेंज है एआई को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एआई के अंदर? एआई जो है हमारा बूमिंग मार्केट है। अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम 25 to 35 जो है ये CAGR के साथ ग्रो करने वाला है बाय 2027। यहाँ पर हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी यंग और टेक सेवी पॉपुलेशन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एआई और ह्यूमन दोनों को साथ में मिलकर के हम लोग काम करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए। अब जैसे ही हमारा एआई आएगा ना तो नए नए सेक्टर्स भी और आते रहेगा। नए नए सेक्टर्स कौन कौन सा है? देखो, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, फिनटेक, डेटा साइंस, हेल्थ केयर, ये सब में जॉब क्रिएट होगा। पॉलिसी विंडो, अभी चूंकि एआई जो है अपना अर्ली स्टेज में है, तो अभी इंडिया के पास टाइम है कि वो रेगुलेशन बना सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है और ट्रेनिंग दे सकता है, ठीक है। इसके बाद 2021 से लेकर 23 तक के बीच में ग्लोबल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है इन ऑल टाइप्स ऑफ एआई $761 बिलियन अभी हुआ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एआई इन बैंकिंग सेक्टर, बून और बेन, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा कि एआई जो है क्या सिमिलर रिस्क पोज कर रहा है लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क? तो ये दो आपका क्वेश्चन बनता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर हमारा समराइजेशन पार्ट भी डन हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इकोनॉमिक सर्वे का। इस इकोनॉमिक सर्वे को क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा है। इनफैक्ट यहाँ पर हमको लगता है कि 25 आवर्स हमको लगा है रिसर्च करने में, इसके बाद फिर इसको और ईजी बनाने में, इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने में, सब चीज़ करने में हमको 25 घंटा लगा। और आपको ये चीज़ मिल जाएगा शायद से 5 घंटा में, 4 घंटा में। तो आप एक लाइक जरूर कर दो दोस्त, एक लाइक जरूर कर दो। आपका एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ शायद। और आप कमेंट करो, आपका कमेंट जो है ना मेरा दिन बना देता है, मैं आपका कमेंट देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।